नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में। मैं अजय सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास जो अध्याय नंबर 2 है पाषाण काल, ये जो पुस्तक है, जो बुक है, सौरभ सिंह चौबे के द्वारा जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, वो अध्ययन कर रहे हैं हम। पाषाण काल के बारे में आज इसमें हम अध्ययन करेंगे। इतिहास के बारे में हमने जाना पिछली कक्षाओं में। इतिहास को जानने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के द्वारा हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आज हम बात करें इतिहास को कितने भागों में विभाजन किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ये हम बात करें इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास में पाषाण काल, आज इतिहास में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल में जो 6वीं शताब्दी ईसा से है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है, वो क्या आता है? हमारा ऐतिहासिक काल आता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में: प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जो आता है हमारा पाषाण काल। फिर आता है जो आदि ऐतिहासिक काल है, जो इतिहास है, इसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में आता है 6वीं शताब्दी ईस्वी से। इसके बारे में हम विस्तार से जांच करेंगे। विस्तार से हम पढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में प्राग इतिहास के जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन है, बहुत बार है, ये यूजीसी नेट में भी है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है कि भारत में प्राग इतिहास के जनक किसे माना जाता है। वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट है, ये भारत में जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके जनक माने जाते हैं और इन्हीं को ही भूतत्व सर्वेक्षण भी कहा जाता है। भूतत्व सर्वेक्षक है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। पाषाण काल के अंतर्गत 3000 ईसा तक के मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। कितनी है? 3000 तक के मानवीय क्रियाकलाप है ईसा पूर्व के अध्ययन करते हैं। इसके बाद के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सिंधु और वैदिक सभ्यता आती है। जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें कौन सी सभ्यता है? सिंधु और वैदिक सभ्यता है। और लिखित साक्ष्य मिलने के कारण क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बात करें जो पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है वो नहीं मिले थे। तो जिसमें हमें इतिहास के बारे में कोई लिखित है वो साक्ष्य नहीं मिला, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास काल है, इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। क्या मिले हैं? लिखित विवरण तो मिला है इसमें, परंतु इसको पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु सभ्यता। बात करें ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आया है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर सही प्रॉपर रूप से समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। भारत में इतिहास काल की शुरुआत ईसा पूर्व, जो ऐतिहासिक काल है, इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी से स्वीकार की गई है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से स्वीकार की गई है। प्राग इतिहास में हमारी निर्भरता पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर थी। जो प्राग ऐतिहासिक है इसमें हमें किस पर निर्भर थे? जो पुरातात्विक है, जो आर्कियोलॉजी, जो अभिलेख है, जो लेख है, स्मारक है, इमारत है, इन पे हम साधनों पर निर्भर थे। क्योंकि हमें लिखित विवरण नहीं है तो हम किस पे होंगे? जो पुरातात्विक साधन है। इतिहास में कितने जो साधन है? स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो हम जो प्राग इतिहास है इसमें हम किस पर निर्भर थे? पुरातात्विक साधनों पर थे। 6वीं शताब्दी के बाद हमें साहित्यिक लिटरेचर सोर्स मिले हैं, तो ये क्या है? 6वीं शताब्दी के बाद है। आज इतिहास में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साधनों की मदद ली गई है। क्या है? आज जो इतिहास है इसमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साधनों की मदद ली गई है। तो प्राग इतिहास में तो हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, तो हम किस पे निर्भर थे? तो हम थे पुरातात्विक साधनों पे। आज इतिहास में क्या है? तो साहित्यिक और पुरातात्विक साधनों पर निर्भर थे। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साधनों का और विदेशियों का वर्णन हमें मिलता है।
प्राग वैदिक इतिहास में पाषाण काल और धातु काल की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। पूर्व वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनने की उम्मीद है, तो वो क्या है? सबसे पहले इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। इस प्राग इतिहास में हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला, तो हम किस पर निर्भर थे इसमें? वो थे हम प्राग इतिहास में पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर थे। आदि इतिहास में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जो पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख है, इन पे हम निर्भर थे। बात करें ऐतिहासिक काल, 6ठी शताब्दी में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो ये क्या है? ऐतिहासिक काल। और इसमें ऐतिहासिक काल में क्या है? साहित्यिक है, जो हमें विदेशियों का वर्णन भी मिलता है। प्राग वैदिक इतिहास में पाषाण काल और धातु काल की संस्कृति का अध्ययन है। जो प्राग वैदिक काल है, इसमें किसका है? पाषाण काल है, और धातु काल की संस्कृति का अध्ययन किसमें? प्राग वैदिक काल में है। फिर बात करें हम पूर्व वैदिक में, किनका है? ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया जाता है। मानव का उद्भव और विकास। मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ? पुरातत्व में मानव की सबसे माननीय परिभाषा यही है कि उसे औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया गया है। जो मानव की सबसे माननीय परिभाषा क्या है पुरातत्व में? जो पुरातत्व है, जो आर्कियोलॉजी है, इसमें औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया गया है। अधिकांश पाषाण औजार जो क्या थे? जो क्योराटाइज के बने थे, इसीलिए इस मानव को जो क्योराटाइजेमेन भी कहा जाता है। मानव का उद्भव प्रतिन्यूनतन काल में हुआ है। मानव का उद्भव कब हुआ है? प्रतिन्यूनतन काल में हुआ है। अब तक की जो पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मानव की आदि जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप भी रहा है। तो मानव उद्भव के विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है? भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय कहाँ है? भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय है नागपुर में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 को मद्रास के पलवरम पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया, जो कि क्वार्टरजाइट है और स्फटिक पत्थर से निर्मित था। जो क्वार्टरजाइट है ये स्फटिक पत्थर से निर्मित था। रॉबर्ट ब्रूस ने महोदय ने पाषाण काल के किस प्रकार के उपकरण को पाया था, इसमें भी विवाद है। अधिकतर इतिहासकारों ने इंडेक्स बताया, तो वही कुछ इतिहासकारों ने क्या बताया? क्लीवर, या जो इसका दूसरा नाम है विदारिणी मानते हैं। यूरेनियम डेटिंग के जनक कौन है? क्यूरी है। वही कार्बन डेटिंग के जनक कौन है? विलेड लीवी है। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियां फ्रांस से ली गई है। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कब हुआ? 1961 दिल्ली में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, प्राग इतिहास का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। पहला उपकरण है पाषाण का, किसने खोजा? वो था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब? 13 मई 1863 को। कौन से एरिया में? जो पलवरम है इसमें। फिर कौन सा पत्थर मिला था? वो मिला था जो क्वार्टजाइट है, ये मिला था। इसमें विवाद रहा है, कुछ इतिहासकारों ने इंडेक्स बताया, कुछ ने क्लीवर बताया है। यूरेनियम डेटिंग के जनक कौन है? क्यूरी है। कार्बन डेटिंग के जनक कौन है? विलेड लीवी है। प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली कहाँ से ली गई? भारत ने फ्रांस से। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखते हैं एक बारी। इसामपुर, जो इसामपुर है, इसमें कर्नाटक के उसंगी घाटी में स्थित इसामपुर में एक ऐसा पूरा पाषाण युगीन स्थल है जो पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था। पत्थर के औजार बनाने का केंद्र पूरा पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? वह इसामपुर। इसामपुर किस स्टेट में? कर्नाटक में। कौन सी घाटी है? उसंगी घाटी। तो उसंगी घाटी का है कर्नाटक में। कौन सा? इसामपुर। यहाँ से पूरा पाषाणकालीन युगीन स्थल है। यहाँ से क्या मिले? पत्थर के औजार बनाने के केंद्र मिले। जो बुद्धि हाल है नवपाषाणिक स्थल है। बुद्धि हाल है कौन सा है? नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, सामुदायिक भोज उत्सव के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिले? बुद्धि हाल। कौन से स्थल से? नवपाषाणिक स्थल से। इसामपुर कौन सा? पूरा पाषाणकालीन। कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सी घाटी? उसंगी घाटी। क्या मिले हैं? पत्थर के औजार बनाने के केंद्र मिले हैं। फिर है विलासुरगाम। विलासुरगाम है
ये कौन सा है? उच्च पुरापाषाण युगीन स्थल है। यहाँ से हमें प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुआ है। पेशरा कहाँ है? बिहार के कौन से? मुंगेर जिला में यहाँ से मिला है। पेशरा नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल है उससे में क्या है? प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण हैं वो मिलते हैं। यहाँ से जो पेशरा है बिहार में 8 खंभों के लिए किए गए छिद्र मिले हैं जो फूस के छत और घर का प्रमाण है। 2001 में औद्य तमिलनाडु से अस्मीकृत मानव शिशु कपाल भी प्राप्त हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी ये वाटगल का कर्नाटक में नौपाषाणिक स्थल है जो दक्षिण एशिया में सुपारी के शैली का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। तो क्या है वो जो वाटगल है कहाँ? कर्नाटक में कौन सा स्थल है? नौपाषाणिक स्थल। दक्षिण एशिया में सुपारी का जो है कैसली के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और देखा है तमिलनाडु में कब? 2001 में अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है। फिर है पेशरा बिहार में कौन सा जिला? मुंगेर में। यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। 8 खंभों के किए छिद्र मिले हैं। फूस के छत व घर का प्रमाण मिले हैं। बिल्ला सुरगाम ये यहाँ से उच्च पुरापाषाण युगीन स्थल है। प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। बुदिहाल सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणिक है। ईसामपुर पुरापाषाण है। कर्नाटक में पत्थर के औजार केंद्र बनाने का मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जबकि इस मानव प्रजाति को बाद में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम जो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण उपकरण हैं कौन से? महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 78 वर्गों में विभाजित किया गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में विभाजित किया है जिसमें चमकीले वर्ग को 41 और बध्य वर्ग को 37 औजार आते हैं। पत्थर के उपकरणों को ब्रज एवं परियों के बाण को कहा जाता है। तो क्या पत्थर के उपकरण है उसको ब्रज, और जिसे इंग्लिश में थंडर बोल्ट्स, और परिया के बाण को फेरी एरो कहा जाता है। वर्टिकासम इस पत्थर को चोट करके वंचित रूप में डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड। पत्थर का सबसे बड़ा टुकड़ा होता है। क्रोड है पत्थर का सबसे बड़ा टुकड़ा होता है। उतारे गए छोटे छोटे टुकड़ों को सलग की संज्ञा दी गई है। तो वर्टिकासम पत्थर के चोट करके उसको वांछित रूप से डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रोड। ये बड़ा टुकड़ा होता है। छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सलग की संज्ञा दी गई है। प्राचीनतम और अपरिष्कृत हैंडेक्सों को एवी वैली था। विकसित एवं परिष्कृत हैंडेक्स है कुल्हाड़ी है उसको एसियोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसियोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसियोलियन भी कहा जाता है। जो विकसित एवं जो परिष्कृत हैंडेक्स होती है उसको एसियोलियन भी कहा जाता है। एसियोलियन औजारों के प्रमाण ईसामपुर से मिलते हैं। ईसामपुर से मिलते हैं। यदि पत्थर के उपकरण को एक तरफ दाहर हो तो उसे क्या कहा जाता है? गंडासा या चॉपर कहा जाता है। दोनों तरफ दाहर हो तो ठंडक या चॉपिंग कहा जाता है। ये दोनों के औजार किसके? पुरापाषाण काल के हैं। पाषाणकालीन उपकरण में हस्तकुठार, गंडासा और चॉपर चॉपिंग भी थी। जो विदायरिणी है, खुरचनी है, वेदनी है, दक्षिणी भी प्रमुख है। क्लेक्टोनी और लवाई पत्थर औजार बनाने की तकनीक थी। पाषाण काल। आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम बात करें तो मानव के हथियार पाषाण निर्मित थे। इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पूरा अवशेषों के त्रिकालपत्ति के अनुसार के अनुसार वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? टॉमसन को जाता है। जो पूरा अवशेष है उसके अनुसार इसको 3 काल में पत्ति के अनुसार विभाजन करने का श्रेय किसको जाता है? टॉमसन को जाता है। टॉमसन ने पाषाण काल को कांस्य काल, लोह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। पाषाण काल, कांस्य युगीन और लोह काल ये कितने भागों में बांटा है? 3 काल में। किसने? टॉमसन ने कितने भागों में बांटा है? पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। जॉन लूबकर ने पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण, नव पाषाण में किया गया है। 2 विभाजन किया गया है पाषाण काल को, पूरा पाषाण और नव पाषाण को, जॉन लूबक के द्वारा। और टॉमसन ने इसे 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल के 3 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल।
पूर्व पाषाण काल है जो पैलियोलिथिक एज है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ये जो डेट है इसकी अलग अलग है, कहीं इसको बस 20 लाख से 10 लाख भी बताया गया, कहीं इसको 6 लाख से 10 लाख है। मध्य पाषाण को 10 लाख से 8 लाख और न्यूलिथिक एज है 4,000 से 10,000। इस डेट है ये फैक्चुअल नहीं है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। बात करें पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटे? 3 काल में बांटे गए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण काल। इसको कितने भागों में विभाजित किया? औजारों के आधार पर इसको 2 उपकरण है। इसमें औजार कितने? 2 प्रकार के मिले हैं, चॉपर और चॉपिंग। इसका ही दूसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं? पेबल संस्कृति। चॉपर और चॉपिंग मिले हैं, ये क्या है? पेबल संस्कृति। चॉपर क्या एक मुखी, चॉपिंग क्या होता? 2 मुखी होता था। इसी को क्या कहते हैं? पेबल संस्कृति। एसियोलियन संस्कृति भी कहा जाता है, एसियोलियन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल को कितने वर्गों में विभाजित किया है? उपकरणों के आधार पर 2 भागों में, चॉपर और चॉपिंग, पेबल। एसियोलियन भी कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग सबसे पहले कौन सी घाटी से मिले? सोन नदी घाटी से मिले। चॉपर और चॉपिंग कौन सी काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल के कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल से हमें चॉपर और चॉपिंग मिलते हैं। चॉपर क्या एक मुखी, चॉपिंग क्या था? 2 मुखी होता था। कौन सी घाटी है? सोन नदी घाटी से मिले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। चॉपर और चॉपिंग को पेबल संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति? पेबल संस्कृति, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। वहीं दूसरी संस्कृति कौन सी है? एसियोलियन संस्कृति, जिसे इंडेक्स संस्कृति या कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। इंडेक्स को 28 सितंबर 1864 को 28 सितंबर 1864 को प्रो किंग ने मद्रास के वदम दूरे और अतिरम्पक्कम में से प्राप्त किया है। मद्रास में कौन सी जगह? वदम दूरे और अतिरम्पक्कम से प्रो किंग ने 28 सितंबर 1864 को इंडेक्स प्राप्त किया गया। इंडेक्स प्राप्त किया है। इंडेक्स सबसे पहले मद्रास में प्राप्त हुई है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में क्या है? जो मद्रासी संस्कृति है, इंडेक्स संस्कृति है, इसी को क्लीवर, स्क्रैपर और क्रोड भी मिलते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें चॉपर और चॉपिंग और इसी को पेबल कहा जाता है। दूसरा एसियोलियन संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था। तो जो चॉपर चॉपिंग है कौन सी घाटी से के पास मिले? सोन नदी घाटी के पास, इसलिए इसको सोन संस्कृति भी कहा जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल को सोन संस्कृति भी कहा जाता है। और दूसरा एसियोलियन संस्कृति, जिसे इंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। और 28 सितंबर 1864 को सबसे पहले इंडेक्स है वो कहाँ मिली थी? प्रो किंग ने मद्रास के पास जो वदमदूरे और अतिरम्पक्कम से प्राप्त की थी, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में है निम्न पूरा पाषाण काल में क्लीवर भी मिला है, स्क्रैपर भी मिला है, क्रोड भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो रहने वाला है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में शिवालिक क्षेत्र, जहाँ सोन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। सोन संस्कृति मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल जहाँ चॉपर और चॉपिंग मिले थे, वो संस्कृति के अवशेष भी हमें शिवालिक पहाड़ियों के आसपास मिलती है। सोन सिंधु की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। इसलिए शिवालिक पहाड़ी में स्थित शिवालिक पहाड़ियों में कौन सा है? पोतवार पठार पर सोहन नदी सूख गई है, इसलिए झील में जो जमे जाए और उन्हें कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। सोन घाटी से हमें 5 वेदिकाएं मिली है। सोन घाटी से कितनी वेदिका मिली है? 5 वेदिका मिली है, इसलिए सोन संस्कृति है। निर्माण विभिन्न हिमालय कालों से हुआ है। इस घाटी में पेबल, चॉपर, चॉपिंग, इंडेक्स उपकरण भी मिले हैं। सोन घाटी से हैं जो सोन घाटी है जो शिवालिक क्षेत्र है, इस घाटी यहाँ से हमें क्या मिले? पेबल, चॉपर, चॉपिंग, इंडेक्स उपकरण भी मिले हैं। इस उपकरण का निर्माण जो है उपकरण मिले हैं, इंडेक्स मिले हैं, चॉपर, चॉपिंग और पेबल मिले हैं जो सोन संस्कृति नदी के आसपास थे। इसके लिए जो इसका निर्माण है उपकरणों का जो क्वार्टरजाइट है स्फटिक से भी हुआ है। तो क्या ध्यान रखना है हमें इस सभ्यता के बारे में? जो इस सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है, सोहन है निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है जिसका जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें सोहन संस्कृति के अवशेष हमें मिले थे। सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। शिवालिक में कौन सी है? पोतवार पठार।
पर सोन नदी सूख जाती है और यहाँ से हमें निम्न पूरा पाषाणकालीन के अवशेष साक्ष्य औजार है वो हमें मिले हैं। वो औजार कौन से मिले? पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, हैंड उपकरण मिले हैं। और इनका उपकरणों का निर्माण करने के लिए किस में प्रयोग हुआ है? इसका हुआ है क्वार्टरजाइट और स्फेटिक में हुआ है। फिर 1928 में डी एन वाडिया ने सोन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया है। सोन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन घाटी कौन सी सभ्यता काल से? ये निम्न पूरा पाषाण काल से। सोन घाटी से हमें क्या मिले? चॉपर, चॉपिंग के अवशेष मिले हैं। सोन घाटी हमें कौन से? सिंध की सहायक नदी है। सोन घाटी से हमें जो है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? डीएन वाडिया के द्वारा किया गया था। इसलिए सोन घाटी का पिता किसे कहा जाता है? वो डीएन वाडिया को कहा जाता है। कब? 1928 में। 1930 में के आर यू जो सोन घाटी के पिंड घेब का उत्खनन किया है। पिंड घेब का उत्खनन सोन घाटी के यूआर ने किया है। कब? 1930 में। 1935 में सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान एल कैम्ब्रियज अभियान के दल ने किया है। और इस कैम्ब्रियज अभियान ने कश्मीर घाटी से लेकर अफगानिस्तान में स्थित साल्टरेज नामक पहाड़ियां विस्तृत सर्वेक्षण किया है। सोन घाटी मानव आवास के साक्ष्य और इंडेक्स प्राप्त करने वाले HD सांकलिया महोदय थे। सोन घाटी में मानव आवास के जो घर है और उसके साथ इंडेक्स कुल्हाड़ी प्राप्त करी है वो किसने किया? HD सांकलिया है इस महोदय ने किया है। 1935 में एक दल भेजा जाता है एल कैम्ब्रियज सोन घाटी कश्मीर घाटी से लेकर अफगानिस्तान साल्टरेज तक संरक्षण मिला है। जो 1928 में DN वाडिया है इसने सबसे पहले सोन घाटी का उत्खनन किया है। पहले उत्खनन करने वाले सोन घाटी का कौन है? वह है DN वाडिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोन घाटी का पिता। सोन घाटी में पिंड गैप का उत्खनन किसने? KRU डॉड दल भेजा जाता 1935 में इस सोन घाटी में एल कैम्ब्रियज अभियान ने। और इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर साल्टरेज तक विस्तृत सर्वेक्षण प्राप्त किया था। इंडेक्स और मानव आवास के साक्ष्य HD सांकलिया ने प्राप्त किया था। सोन घाटी के अन्य स्थल है कौन से? मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख प्रमुख है। चौंतरा से हमें दक्षिण का विशिष्ट उपकरण इंडेक्स मिलता है। दक्षिण का जो इंडेक्स मिलता है हमें वो मिलता है चौंतरा से। चौंतरा को उत्तर और दक्षिण की परंपरा में मिलन स्थल भी माना जाता है। दक्षिण और उत्तर की जो परंपरा का मिलन स्थल माना जाता है। सबसे अधिक पूरा पाषाणी औजार के संदर्भ में जो तिथियों के साक्ष्य शिवालिक से मिले हैं। झेलम तट पर दीना एवं जलालपुर तथा शिवालिक का पिंजौर इस मामले में समृद्ध है। 1951 में ओलेफरफर ने सतलुज की सहायक सिरसा घाटी से निम्न पूरा पाषाण उपकरणों को खोजा गया है। 1955 में BB लाल ने हिमाचल के गुलेर, देहरा, गलियारा और कांगड़ा का भी उत्खनन किया है। और ये सभी स्थल व्यास गंगा घाटी में है। सिंगरौली, बेलन नदी घाटी, उड़ीसा और मयूरभंज के भी उपकरण हमें मिलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र, यह था उत्तरी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र है निम्न पूरा पाषाण काल में, वो है राजस्थान के जायल, अमरारपुर, सिंधी तालाब, सोनीता, बेसोरगढ़, जनकपुर, गंभीरी नदी में चित्तौड़गढ़, विराट नदी में नागरी निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है। तो निम्न पूरा पाषाणिक स्थल राजस्थान में जो है वो कौन कौन से है? जायल, अमरापुर, सिंधी तालाब, सोनीता, बेसोरगढ़, जनकपुरा, गंभीरी नदी में चित्तौड़गढ़, विराट नदी में स्थित नागरी, ये निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है। गुजरात की साबरमती घाटी में अडोल, पदामली और वीरपुर है। और सौराष्ट्र में भदर, हिरण, कालूबार इस काल के प्रमुख स्थल है। तो राजस्थान में हमने देखा, गुजरात में और सौराष्ट्र में। तो क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये कौन से काल से कौन से स्टेट में है। मध्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? मध्य क्षेत्र। अरुण सौनिकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनोरा, कौन सा? मध्य प्रदेश के हथनोरा में नर्मदा नदी घाटी से मानव कपाल एवं हाथियों की जीवाश्म प्राप्त किया है। मानव एवं हाथियों के जो जीवाश्म प्राप्त किए गए हथनोरा से नर्मदा घाटी के पास कहाँ? मध्य प्रदेश में। किसने? अरुण सौनिकिया ने। पशुओं की जीवाश्म सबसे पहले नर्मदा घाटी से ही मिले हैं। जीवाश्म के जो अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। और ये मध्य क्षेत्र है। और अरुण सौनिकिया ने
इन जीवाश्म पशुओं की जीवाश्मों को क्या कहा जाता है? नमडिकस भी कहा जाता है। भैंसा, गौर, दरियाई घोड़ा, हाथी घोड़ा के जीवाश्म मिले हैं सोन घाटी के बागौर। एक तो है बागौर, ये कहाँ है? राजस्थान में। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नीरसिंहपुर सीहोर भी मध्य प्रदेश के प्रमुख पाषाण स्थल है। मध्य प्रदेश में कौन से? हथनौरा है, जो भागौर है, और सीहोर है, नरसिंहपुर है। ये किसके? मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में जो प्रमुख स्थल मिले हैं, चिरकी महाराष्ट्र का, नेवासा महाराष्ट्र का, बदने महाराष्ट्र में, यसर महाराष्ट्र में, बोरीवारी, मेरगांव। बोरी से निम्न पुरा पाषाण काल और प्राचीनतम जो तिथि है वो ज्ञात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन से हैं? क्लीवर और इंडेक्स निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण है। इंडेक्स भी है, क्लीवर भी है, चॉपर चॉपिंग भी है। ये किसके हैं? ये निम्न पुरा पाषाण काल के। भारतीय प्राग ऐतिहासिक का अध्ययन दल का गठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के.एन. दीक्षित ने किया है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक दल का जो गठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के.एन. दीक्षित ने किया। एल कैम्ब्रिज अभियान दल के सदस्य हेलमुट डी टेरा डी जो टी पीटरसन थे। कैम्ब्रिज अभियान दल के सदस्य हेलमुट डी टेरा टी पीटरसन। यही अभियान दल पाकिस्तान के सोन घाटी, नर्मदा घाटी, चेन्नई के कोटलियार नदी घाटी में भी अनुसंधान किया था। सोन घाटी से मिले उपकरणों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। प्राग सोवन, उत्तरकालीन सोवन, अंत सोवन और विकसित सोवन। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड और वियोरिन मिले हैं। सोन घाटी में पूरा पाषाण के स्थलों में सियावाल, नकझर खुर्द, पटपरा, खतोई और बागौर। मध्य प्रदेश में बागौर। संगाओं की गुफाएं मध्य व उच्च पाषाण काल से, जहां से अंगीठी प्राप्त हुई है। दक्षिणी क्षेत्र, जो दक्षिणी क्षेत्र है वो कर्नाटक के हुणसंगी। आंध्र प्रदेश में कौन से है? गिदलूर, नेल्लोर और क्रिमीपुरी। तमिलनाडु में जो मिले हैं वो मिले पलवरम, अतिरपक्कम, बदमुरे, माना जनकारन। चिक्कलपेट जिले में स्थित गुडियम गुफा से इस काल के उपकरण मिले हैं। उत्तर भारत में गंगेय क्षेत्र, दक्षिण में केरल को छोड़कर अधिकांश भागों में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले। केरल को छोड़ के और जो गंगेय क्षेत्र है उसको छोड़ के। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के वाकुड़ा, पेरुलिया, वीरभूमि, मिदनापुर में निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से नहीं मिले? केरल को और गंगेय क्षेत्र को छोड़ के हमें नहीं मिले। तो हमें ध्यान रखना है पूरा पाषाण काल से है, नव पाषाण काल से है। और इसमें जो पूरा पाषाण काल में जो पाषाण काल में हमें मिले हैं, कहाँ से मिले? गुजरात से मिला है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और यूपी से भी है। और कौन से है? पश्चिम बंगाल से भी है, तमिलनाडु से भी है और केरल और गंगेय क्षेत्र को छोड़ के हमें अवशेष मिले हैं। कौन सा काल है? मध्य पूर्व पाषाण काल। इसकी जो काल अवधि है जो इतनी नहीं, परंतु हमें इसको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है? मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक, ब्लेड, स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट यहाँ है कि इस संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल। इससे पहले हम निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। जो पाषाण काल है ये सिर्फ केरल और जो गंगेय क्षेत्र है उसको छोड़ के जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो हमें एविडेंस है, औजार है जो मिले हैं। परंतु अभी हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। ब्लेड, जो फलक ब्लेड संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता मध्य पूर्व पाषाण काल। इसका ये आशय कि इसमें तीनों उपकरण प्रचलन में थे। इस काल में ये तीनों उपकरण प्रचलन थी, फलक, ब्लेड और स्क्रैपर। लेकिन प्रधानता किसको दी गई थी? फलकों को। इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक, ब्लेड, स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। किसको? मध्य पूर्व पाषाण काल को। यही उपकरण पश्चिमी यूरोप की जो मस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे। जो यही उपकरण क्या है? फलक है। ये कहाँ था? मस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित था। कहाँ की है मस्तूरियन संस्कृति? ये पश्चिमी यूरोप की संस्कृति है। ऐसा ही हमें हमारी सभ्यता में मिला है। तो ये पश्चिमी यूरोप में कौन सा है?
मस्तूरियन संस्कृति, ऐसा ही फलक मिलता है। इसलिए इस काल के उपकरणों को मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। तो क्या है ध्यान रखना है, मध्य पूर्व पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति के नाम से जाना जाता है, इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, फिर इसे मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। मस्तूरियन संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा ही फलक है पश्चिमी यूरोप में मस्तूरियन संस्कृति भी प्रचलित थी, इसलिए इसे मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में कौन सा है? नेवासा से इस संस्कृति का प्रारूप स्थल है। महाराष्ट्र में जो नेवासा है, महाराष्ट्र में एक जगह है, कौन सी जगह है? नेवासा। क्वेश्चन आएगा, नेवासा है ये कहाँ का स्थल है? ये महाराष्ट्र का है। मध्य पूर्व पाषाण काल के कौन सा है? मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन सा है? महाराष्ट्र नेवासा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो ध्यान रखना है, जितने भी स्थल से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो हमें ध्यान रखना है कि नेवासा है वो कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में। यहाँ से कौन से स्थल मिले हैं? वो मिले हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के। मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता को नेवासा उद्योग की संज्ञा भी दी गई है। क्या है? मध्य एवं जो मध्य है और प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में जो मध्य पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता है उसको किससे की संज्ञा दी गई? नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई। नेवासा है कहाँ का, कौन सी स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या मिला है? मध्य पूर्व पाषाण काल के जो औजार है वो हमें मिले हैं। इस नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई है क्योंकि सर्वप्रथम HD सांकलिया ने नेवासा से ही इस युग के औजार को पहचाना था। जो HD सांकलिया है इसने मध्य पूर्व पाषाण काल के औजारों को पहचाना था। नेवासा का चिक्री इसी युग से संबंधित है। नेवासा का जो चिक्री है वो किस युग से संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से। तो हमें क्या ध्यान रखना है इस सभ्यता से? महाराष्ट्र। हमें एक महाराष्ट्र स्टेट में एक स्थल मिलता है, कौन सा स्थल मिलता है? वो मिलता है महाराष्ट्र में हमें एक स्थल मिलता है महाराष्ट्र में। इस मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में, मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में जो हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में, मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। मध्य पूर्व पाषाण काल को क्या जाना जाता है? फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, स्क्रैपर संस्कृति, स्क्रैपर संस्कृति और ब्लेड, ये जाना जाता है। ठीक है, फिर हमें ध्यान रखना है मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में वो जानना है, इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं, फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहते हैं। फिर हमने देखा इसको जो कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता है इसको कस्तूरियन जो था, मस्तूरियन संस्कृति। क्या था? क्या संस्कृति नाम था? वो था मस्तूरियन संस्कृति। मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ऐसे ही फलक का हमें पश्चिमी यूरोप में मिले हैं। किससे मिले हैं? पश्चिमी यूरोप में मिले हैं। फिर ध्यान हमें रखना है, वो ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में मध्य पूर्व पाषाण काल में यहाँ से एक मध्य पूर्व पाषाण काल से जो हमें मिला है वो मिला है महाराष्ट्र में। कौन सा? महाराष्ट्र में। कौन मिला है? महाराष्ट्र में। कौन सा? नेवासा। कौन सा स्थल है? नेवासा। नेवासा से हमें क्या मिले हैं? इस मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार मिले हैं। इस नेवासा से जो औजार मिले वो किसको मिले? HD सांकलिया को। किसको? HD सांकलिया को। इसको इसीलिए इसको निवास उद्योग स्थल की संज्ञा भी दी गई है। मध्य पूर्व पाषाण काल का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के और संग नदी की घाटी में भी स्थित था। ब्रह्मपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है,
कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, गुजरात में भी है और पश्चिम बंगाल में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को वी.एन. मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। कौन है? राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण को वी.एन. मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। गंगा नदी मैदान में मानव सभ्यता के सबसे अधिक पुरातन अवशेष कालपी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कालपी से मिलते हैं। तो हमें ध्यान जो रखना है वो एक बार फिर रिवीजन करते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। मध्य पूर्व पाषाण काल कौन सा है? मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल को मध्य पूर्व पाषाण काल इसे किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति से। फिर इसे फलक ब्लेड और स्क्रैपर से जाना जाता है। मस्तूरियन संस्कृति से भी जाना जाता है। मस्तूरियन संस्कृति क्यों कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप में ऐसे स्थल मिलते हैं। फिर ये इसमें जो हमें राज्य से संबंधित, कौन से राज्य से संबंधित है ये मध्य पूर्व पाषाण कालीन? ये महाराष्ट्र में जो हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो कौन सा है? नेवासा जगह। कौन सी जगह? नेवासा। यहाँ से हमें कुछ स्थल मिले हैं महाराष्ट्र में, इसलिए इसको नेवासा की उद्योग की संज्ञा भी दी गई है। कैसे? नेवासा उद्योग की। किसके द्वारा यहाँ खोज की गई थी? H.D. सांकलिया है इसके द्वारा। सांकलिया के द्वारा महाराष्ट्र में नेवासा उद्योग स्थल की खोज की थी। राजस्थान के थार से पूर्व पाषाण काल को, राजस्थान के थार से जो हमें है, राजस्थान के थार से लूनी घाटी में, राजस्थान के थार से लूनी घाटी में मध्य पूर्व पाषाण काल के जो है उपकरण है वो मिले हैं। किसको? वी.एन. मिश्रा को। किसको? वी.एन. मिश्रा को। उच्च पूर्व पाषाण काल कौन सा काल है? भारत में कोई भी उच्च पूर्व पाषाण काल नहीं था। शुरुआत में माना जाता था कि जो उच्च पूर्व पाषाण काल है, औजार पत्थर औजार के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा था। इससे पहले 2 अध्ययन हम कर चुके हैं। पूर्व पाषाण काल जो प्रारंभिक या निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और अब है उच्च पूर्व पाषाण काल। तो प्रारंभिक में ऐसा माना जाता था कि जो उच्च पूर्व पाषाण काल है ये नहीं होता, शुरुआत है इसकी नहीं थी। परंतु बेलन घाटी, कौन सी घाटी है? बेलन घाटी से हमें पहली बार भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने क्वेश्चन है इसमें इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि उच्च पूर्व पाषाण काल का पहला जो साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है, वो हमें कौन सी घाटी से मिला? बेलन घाटी से। कौन सी घाटी से? बेलन घाटी से मिला है। उच्च पूर्व पाषाण काल की अंतिम संस्कृति को, जो उच्च पूर्व पाषाण काल की है, जो अंतिम जो लास्ट जो संस्कृति है, इसको हम क्या कहते हैं? मैगडेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। जो मैगडेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य में सबसे पहले जो मिला है बेलन घाटी से, और इस अंतिम संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मैगडेलियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उच्च पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण हैं, यूजीसी नेट के साथ साथ जितने भी एग्जाम इससे रिलेटेड है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेट है, नेट है, ये एग्जाम पीजीटी टीजीटी में इनके उपकरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है इस काल के उपकरण क्या थे? बहुप्रयोजनीय थे, मतलब कि मल्टीपल कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। एक ही उपकरण को काटने,
चीरने, खोदने आदि का कार्य किया जाता था। जो काटने, चीरने और खोदने मतलब अलग अलग कार्य किया जाता था, तो उनको क्या कहते हैं, बहुप्रयोजनीय कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल से उपकरणों के निर्माण में विशेषीकरण है, मतलब उसकी विशेषीकरण पर भी बल दिया जाता था। प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट उपकरण बनाए जाने लगे थे। विशेष उपकरण में कौन से हैं? उच्च पुरापाषाण काल के, उत्तर पुरापाषाण काल के, लेटर एज है, जो उच्च पुरापाषाण काल है, इसमें जो तक्षणी या गिरमिट, जिससे गिरमिट को क्या कहते हैं, ब्रन का विशेष महत्व था। तो तक्षणी और गिरमिट कौन से काल के? उच्च पुरापाषाण के हैं। जैसे हमने चॉपर चॉपिंग देखे थे, तो वो कौन से काल के थे? पूरा या प्रारंभिक निम्न पुरापाषाण काल के थे। फिर हम यहाँ बात करते हैं तक्षणी और गिरमिट या ब्रन, जो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। इस काल का मुख्य उपकरण क्या था? ब्लेड। उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य उपकरण इंपॉर्टेंट जो था वो था ब्लेड। तक्षणी और गिरमिट उच्च पुरापाषाण काल के हैं। इस काल को जो ब्लेड उपकरण प्रमुख था, इसलिए इस काल को ब्लेड प्रधान उच्च पुरापाषाण काल से भी जाना जाता है। क्या क्वेश्चन यहाँ से हमारे जो बने हैं, उन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना है कि इस काल के उच्च पुरापाषाण काल के पहला साक्ष्य जो हमें मिला है वो मिला है बेलन घाटी से। किससे? बेलन घाटी से। और इस काल को क्या कहते हैं? मैग्डेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से बनेगा कि इसके जो उपकरण कौन कौन से हैं, वह तक्षणी और गिरमिट, और इसका मुख्य उपकरण क्या था? ब्लेड। यह तीसरा क्वेश्चन। इस काल को किस नाम से जाना जाता है? ब्लेड प्रधान या उच्च पुरापाषाण काल। चार क्वेश्चन है हमारे इस स्लाइड से, यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है। मैग्डेलियन संस्कृति, बेलन घाटी से साक्ष्य मिले हैं, तक्षणी या गिरमिट उपकरण थे, ब्लेड प्रमुख उपकरण था। इसको संस्कृति को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन। इस काल की दो विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता है? दो विशेषताएं। किस काल की? अभी उच्च पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल की दो विशेषता। एक तो विशेषता है नए चमक उद्योग की स्थापना। नए चमक है, उद्योग है, उनकी स्थापना एक विशेषता थी। दूसरी है प्रगमानव होमो सैपियंस का पर्दापरण सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। अंडरलाइन कर लेना अगर इस क्लास को देख रहे हो तो नोट कर लेना कि होमो सैपियंस या प्रगमानव का जो पर्दापरण हुआ है सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल के उत्तर पुरापाषाण काल में प्रगमानव होमो सैपियंस का पर्दापरण है वो शुरू हुआ है। और पहली विशेषता थी नए चमक उद्योग की स्थापना हुई थी। इसी काल में हड्डियों से बने उपकरण भी मिलने लगते हैं। हड्डियों के बने उपकरण जो मिलने शुरू हुए हैं वो किस काल से हुए हैं? उच्च पुरापाषाण काल, उत्तर पाषाण काल से, पुरापाषाण काल से। क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषता की बात करें तो नए चमक उद्योग की स्थापना, होमो सैपियंस सर्वप्रथम इसी काल में आया था। हड्डियों के बने उपकरण भी हमें इस काल से मिलते हैं। सबसे अधिक संख्या में जो हमें हड्डियों के उपकरण मिले हैं वो आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश की कौन सी शिलाश्रय गुफाएं हैं? वह मुचतला चिंतामनुगावी जो शिलाश्रय है, गुफाएं हैं, यहाँ से हमें ये हड्डियों के बने उपकरण मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो विशेषताओं से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर वही बेलन घाटी जो हमें उच्च पुरापाषाण काल के बारे में साक्ष्य का पता चलता है, वहाँ से लोहद नाला है एक, वहाँ से हमें दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है, जो महिला की है मूर्ति मिली है। कौन से? बेलन घाटी में। कौन सा नाला है? वो है लोहदा नाला। यहाँ से हमें प्राचीनतम अस्थि निर्मित हड्डी से निर्मित एक मूर्ति मिली है। तो इस काल में चित्रकला में प्रगति हुई और महाराष्ट्र के जो पाटने हैं जो है और मेहता खेड़ी, संदेशाल, रामनगर आदि से प्राप्त शत्रुमुख के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। तो नए चमक के उद्योग की विशेषता हमने देखी। परग होमो सैपियंस उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता, उत्तर पुरापाषाण काल की विशेषता है। फिर हमें चमकीले हड्डियों से बने उपकरण भी मिले हैं, चमकीले और पत्थर के उद्योग भी मिले हैं। यहाँ से आंध्र प्रदेश के मुस्ताला चिंतामनुगावी से हमें शिलाश्रय मिले हैं और वहीं बेलन घाटी से लोहनाला क्षेत्र से हमें एक हड्डी से बनी एक मूर्ति मिली है। ठीक। और महाराष्ट्र का कौन सा है?
पाटने हैं, मेताखेड़ी है, चंद्रसोल, रामनगर आदि से शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी की पुष्टि मिली है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 में यूपी के बांदा जिले के केन नदी के तट पर हुई थी। शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सबसे पहले हमें कहा 1860 में यूपी के कौन सा, बांदा जिले के केन तट पर जो है नदी है उस पर हुई थी। शुतुरमुर्ग के अंडे में प्राचीनतम और एकमात्र मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से प्राप्त होता है। इस काल के चित्रों को एक और उदाहरण मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में भीमबेटका से भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन जो बनने की संभावना थी। एक बार और रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन होगा। बेलन घाटी, बेलन घाटी से हमें क्या मिला है? सबसे पहले साक्ष्य मिले किससे? उच्चपुरा पाषाण काल से। इस काल को क्या कहा जाता है? मैग्नेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। इससे औजार, इस काल के जो हमें उपकरण मिले तक्षणी और गिरमिट मिले हैं। इसमें प्रमुख क्या है? ब्लेड। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? ब्लेड प्रधान उच्चपुरा पाषाण काल संस्कृति, उच्चपुरा पाषाण काल को कहा जाता है। इसकी दो विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं? एक तो नए चमक उद्योग की स्थापना हुई थी, दूसरा परग मानव होमो सैपियंस का पर्दापरण हुआ था। और इसी काल के हड्डियों के बने उपकरण हमें मिलते हैं। ये हड्डियों के उपकरण हमें आंध्र प्रदेश के मुस्ताला चित्ता मनुगाई शिलाश्रय से मिले हैं। दूसरा बेलन घाटी है, जो हमें उच्चपुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ से एक लोहदानाला है, यहाँ से दुनिया के सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित हड्डियाँ मिली है। और महाराष्ट्र के पाटने, मेताखेड़ी, चंदेसौल, रामनगर आदि से शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी की पुष्टि मिली है। सबसे पहले चित्रकारी है ये 1860 में यूपी के बांदा जिले के केन नदी के तट पर की गई थी। और ऐसे ही हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भीमबेटका से भी मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा बेलन घाटी। बेलन घाटी के बारे में बात करें तो बेलन टोंस की सहायक नदी है। टोंस की सहायक नदी बेलन घाटी है। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस की। बेलन घाटी से हमें उच्चपुरा पाषाण काल के साक्ष्य में मिले हैं, जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। बेलन नदी कहाँ? मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। टोंस की सहायक नदी है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाणकालीन, तीनों काल की, पूरा, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, तीनों कालों के हमें साक्ष्य जो मिलते हैं बेलन घाटी से मिलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के कितने स्थल है? 44 स्थल है। निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल बेलन घाटी में कितने स्थल है? 44। बेलन घाटी का महत्व है कि इस घाटी में उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य है, सबसे पहले मिले थे। उच्च पूरा मतलब कि उत्तर पूरा पाषाण काल है, इस संस्कृति के साक्ष्य पहले हमें बेलन घाटी से मिलते। 44 स्थल निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के साक्ष्य हमें बेलन घाटी से मिलते हैं। इसका जो प्रसार है बेलन घाटी का, यूपी में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में सोन घाटी, और जोगदया, झारखंड में सिंह भूमि, ग्रामीण क्षेत्र महाराष्ट्र में जो है पटने और बधने, इनाम गांव, आंध्र प्रदेश में रेणिकुंटा और बटम चेल्ला, वेमुला, यरकोंडा पालेम, कर्नूल की गुफाओं तक आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कौन से? रेणिकुंटा, बटम चेल्ला, वेमुला, यरकोंडा पालेम और कर्नूल की गुफा आंध्र प्रदेश के। गुजरात में विस्ती, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, ये उच्चपुरा पाषाणिक स्थल है। उच्चपुरा पाषाणिक स्थल है ये। हमने देखा आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में भी बिलासुरा गांव से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष हमें मिले हैं। चूल्हे के प्राचीनतम अवशेष हमें कहाँ से मिले? आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में बिलासुरा गांव से हमें साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाणकालीन मानव जीवन कैसा था? इस काल का मानव किस पर निर्भर था? पाषाण काल का प्रकृति पर निर्भर था और शिकार और कंदमूल थे, क्योंकि इस टाइम क्या थे? कृषि नहीं थी, स्थायी जीवन नहीं था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे पाषाण काल में। तो कैसा कच्चा मांस खाते थे। तो आग का आविष्कार कहाँ हुआ? मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ? नव पाषाण काल में। कृषि, पशुपालन और मृद भांडों का प्रचलन का अभाव था। कृषि भी नहीं थी, पशुपालन भी नहीं थी, मृद भांड भी नहीं थे। कृषि कब आती है और पशुपालन हम अध्ययन करेंगे नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। इसलिए लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं था, लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं था। यही कारण कि इस काल में मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। हम नेक्स्ट क्लास हमारी रही मध्य पाषाण काल की। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मध्य पाषाण काल के बारे में मेसोलिथिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। जो मेसोलिथिक शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, मध्य, मेसोस और लिथोस। जो मेसोस है इसका मतलब है मध्य,
और लिथोस का मतलब है पाषाण काल। इस काल को मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज को क्या कहा जाता है? अनुपुरा पाषाण काल भी कहा जाता है। अनुपुरा पाषाण काल, आदि नव पाषाण काल एवं संक्रमण काल है, यह भी कहा जाता है। इस काल को अनुपुरा पाषाण काल, आदि नव पाषाण काल, संक्रमण काल भी मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। आदमगढ़, ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल है? आदमगढ़। और बागौर राजस्थान में, बागौर है राजस्थान में, एक है बागौर, ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, और बागौर है ये राजस्थान में है। यहाँ से हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, दो मध्य पाषाणिक स्थल ऐसे हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। पशुपालन के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है, एविडेंस है, सबूत है, वो हमें कौन से स्थल मध्य पाषाण काल के हैं? वो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान का। हमें पता है मध्य पाषाण काल से पहले हमने चर्चा की है, कौन सा था? पूरा पाषाण काल। कौन सा था? पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तीनों थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ हमें कोई भी पशुपालन के साक्ष्य वो नहीं मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? उसमें हमें औजारों के साक्ष्य हैं। औजार कैसे थे? क्योंकि वहाँ क्या था कि मानव है वो स्थायी संरचना नहीं थी, आवासीय संरचना नहीं थी, इधर उधर घूम रहे थे, शिकार करते थे, संग्रह करते थे, इसलिए उन्होंने पशुपालन है उनको ज्ञान नहीं था। पशुपालन के साक्ष्य वो नहीं मिले थे, क्योंकि जहाँ स्थायी आवास नहीं है, आवासीय संरचना का अभाव था, वहाँ कौन से पशुपालन पाले जाएंगे, कौन से पालतू पशुओं को पाला जाएगा? तो क्या थे, लोग शिकार करते थे, संग्रह करते थे, और आकर्षक संग्रह थे। तो पूरा पाषाण काल में। अब बात है मध्य पूरा पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में हमें साक्ष्य मिले पशुपालन के, वो साक्ष्य हमें आदमगढ़ से और बागौर से मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है PYQ क्वेश्चन में, और किसी न किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ये बनता है हमारा। फिर ये तो है प्राचीनतम साक्ष्य। एक आएगा कि हमें पशुपालन के साक्ष्य है कहाँ मिले? नवपाषाण काल में। तो मेहरगढ़ है, वहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य है वो मिले। परंतु यह प्राचीनतम साक्ष्य बोला जाएगा तो क्या आएगा? बागौर और आदमगढ़। मध्य पाषाण काल की शुरुआत, कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस काल में लघु उपकरणों की सबसे पहले जो लघु उपकरण है मध्य पाषाणकालीन। तो मध्य पाषाणकालीन में कैसे औजार होंगे? हम अगर बात करें पूरा पाषाण काल में औजार क्या थे? बड़े बड़े थे। पूरा पाषाण काल में हमने औजार देखे थे, चॉपर चॉपिंग थे, इंडेक्स थे, कलीवर थे, विदरानी थी, तीक्ष्णी थी और खंडक थे, और हमारे औजार थे। परंतु यहाँ मध्य पाषाण काल कौन से औजार थे? बड़े बड़े औजार थे। परंतु हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में औजारों की। तो इसमें जो औजार होंगे वो होंगे छोटे छोटे। लघु मतलब छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया गया, और इस उपकरण का प्रयोग सबसे पहले CL क्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में खोजा था। मध्य पाषाण काल के उपकरण, मेसोलिथिक एज के उपकरण सबसे पहले कब खोजे गए थे? तो वो है 1867 में। कब है? 1867 में। इंपॉर्टेंट डेट है हमारी। और कौन है खोजकर्ता? वो है CL कार्लाइल के द्वारा। इस काल के उपकरण छोटे छोटे हैं, इसलिए इस उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज या लघु पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। 1867 में खोज हुई है। CL जो कार्लाइल है इनके द्वारा खोजा गया है। लघु पाषाण उपकरण मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक के प्राचीनतम उदाहरण श्रीलंका के फायान गुफा से भी मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी कि आदमगढ़ और बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। खोज की गई है उपकरणों की 1867 में हुई है।
इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें जो लघु पाषाण उपकरण की जो श्रीलंका की फायन गुफा है, फायन की जो गुफा है उसमें हमें लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य है वो हमें मिले। भारत में महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट, महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने से प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। पर जो मध्य पाषाण उपकरण है वो हमें श्रीलंका की फायन गुफा से और महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने से लघु पाषाण उपकरण मिले। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें राजस्थान के बागौर और आदमगढ़ के मध्य प्रदेश से मिले हैं। अगर बात करें हम मध्य पाषाण काल के औजार है क्या होते, ज्योतिमय आधार के थे। कैसे थे? ज्योतिमय, चंद्राकार, चांद जैसा, अर्ध चंद्राकार, त्रिभुजामुखी था, संबलम था, चतुर्भुजी था। पूरा पाषाण काल के औजारों के निर्माण में क्वार्टर्स की बहुमूल्यता थी। वहीं मध्य पाषाण युग में क्या थी? कैल्सेडोनी की प्रधानता स्थिर थी। तो पूरा पाषाण के औजार में क्या था? क्वार्टर्स था पूरा पाषाण काल में। परंतु मध्य पाषाण काल में क्या था? वो था चैल्सेडनी और कैल्सेडोनी। चैल्सेडनी और कोल्सेडनी किस में थे? मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में था। परंतु जो पूरा पाषाण काल है वो किस में था? वो इसमें क्वार्टर्स बहुत अधिक था। तो यहाँ से हमें औजार के बारे में शुरुआत कर दी है हमने मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता? अनुपूरा पाषाण काल, आदि नव पाषाण काल, संक्रमण काल। और प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल से, वो एनिमल के वो मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। शुरुआत के उपकरणों की खोज सबसे पहले किसने की? CL कार्लाइल ने 1867 में की गई है। लघु पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। श्रीलंका के फायन गुफा से लघु उपकरण मिले हैं। फिर है महाराष्ट्र में पाटने से हमें 40 गांव के निकट से हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कैसे उपकरण थे? चंद्राकार थे, अर्धचंद्राकार थे, त्रिज्यामुखी थे, समलम चतुर्भुजी थे। और इसमें मध्य पाषाण काल में जो है जो औजारों को बनाने के लिए किसमें? चैल्सेडनी और कैल्सोडोनी की थी। और पूरा पाषाण काल में किसकी थी? क्वार्टर्स की थी। मध्य पाषाण काल में उपकरणों का निर्माण जेस्पर, कैल्सेडोनी, चाल्सेडनी, चरट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट आदि से हुआ है। मध्य पाषाण काल के उपकरण का निर्माण किससे हुआ है? जेस्पर से भी हुआ है, कैल्सोडोनी से भी हुआ है, चाल्सेडनी से, चरट, फिलिप्ट, क्वार्टजाइट से भी हुआ है। चैल्सेडनी औजारों की प्राप्ति बागौर राजस्थान से भारी मात्रा में चैल्सेडोनी जो है जो प्राप्त हुआ है बागौर राजस्थान से। और चौपानी मांडो, सरायनहार, मेहदिया आदि से भी धनुष बाण इसी काल में आया था। और धनुष बाण है वो किस काल में आया? मध्य पाषाण काल में भी आया है। लकड़ी की डोंकी का निर्माण श्रेय मध्य पाषाण काल से माना जाता है। लकड़ी की जो डोंकी है उसका भी मध्य पाषाण काल से, धनुष बाण भी मध्य पाषाण काल से आए, महाद्या सरायन आए। और चौपानी मांडो से भारी मात्रा से हमें क्या मिले हैं? ये चैल्सेडोनी औजार मिले हैं। भारत में मानव अस्थिर पंजर किस मध्य पाषाण काल से आए हैं? शव को दफनाने की प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई है? मध्य पाषाण काल से हुई है। मध्य पाषाण काल के बारे में जो रिवीजन करते हैं, रिवीजन होगा किस किस नाम से जाने जाते हैं? अनुपूरा पाषाण काल से, आदि नव पाषाण काल से, संक्रमण काल भी कहा जाता था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिले? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से। सबसे पहले उपकरणों की खोज कब हुई है? 1867 में हुई। किसके द्वारा? CL कार्लाइल के द्वारा 1867 में की गई है। इसको छोटे छोटे उपकरणों के कारण इसको माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। ठीक। और श्रीलंका के फायन से मध्य पाषाण के कल के उपकरण मिले हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से मिले? पाटने के 40 गांव से हमें मिले हैं। कैसे उपकरण मिले हैं? ज्योति में थे, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिज्यामुखी, समलम, चतुर्भुजी। और इन औजारों के निर्माण के लिए पूरा पाषाण काल में तो क्वार्टर्स का प्रयोग किया जाता और मध्य पाषाण काल में चैल्सेडोनी और कैल्सेडोनी का प्रयोग किया जाता था। फिर बात करें मध्य पाषाण काल के औजारों के निर्माण के लिए चेस्पर है, कैल्सोडोनी है, चाल्सेडनी है, चरट, फ्लिट, क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता था। बागौर से हमें भारी मात्रा में चैल्सेडनी मिले हैं, औजार की प्राप्ति मिली है। इसके बाद हमें चौपानी मांडो से भी मिले, सरायनहार से भी मिले, महाद्या से भी मिले। धनुष बाण किस काल में आया था? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक माइक्रोलिथ एज में आया था। लकड़ी की डोंकी भी माइक्रोलिथ थे और मध्य पाषाण काल में आया था। मानव अस्थिर पिंजर भारत में सबसे पहले मध्य पाषाण काल से मिले हैं। शव को दफनाने की प्रथा भी कहाँ से है? मध्य पाषाण काल में। प्राचीनतम पशुओं के पालन के साक्ष्य भी सबसे पहले किस में मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं।
प्रसार इसका क्षेत्र कहाँ तक था। इससे पहले हम प्रसार क्षेत्र से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त क्या होता है? रहने के फर्श पर ऐसा गर्त जिसमें स्तंभ गाड़े गए हों और उन छत बनाई गई हो, अर्थात आवास के लिए निर्मित झोंपड़ियाँ। स्तंभ गर्त क्या है? आवास के रहने के लिए निर्मित जो झोंपड़ियाँ थी वो स्तंभ गर्त था। जो फ्लूडिंग है, फ्लूडिंग क्या थी? मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक। मध्य पाषाण युगीन औजार को बनाने की तकनीक थी जो थी फ्लूडिंग। फ्लूटिंग। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोहे के साक्ष्य मिले हैं। टेरी पूरा स्थल है वो कहाँ है? बलुआ टीले तमिलनाडु के है। कौन से? तमिलनाडु के। इन मध्य पाषाणिक स्थलों को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। टेरी पूरा स्थल। प्राकृतिक गुहावासों की प्राप्ति कर्नूल और संगाव एवं भीमबेटका से स्थलों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाणकालिक जो है प्रसार है इसका, मध्य पाषाण काल का वह पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में मध्य पाषाण काल में राजस्थान के कौन कौन से हैं? राजस्थान में है लेसुआ। राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन स्थल लेसुआ, बागौर, तिलवाड़ा राजस्थान में, सोजात राजस्थान में, जाडन राजस्थान में, कनवास और धनेड़ी। ये सारे मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाणिक स्थल पश्चिमी राजस्थान में लेसुआ, बागौर, तिलवाड़ा, सोजत, जाडन, कनवास, धनेड़ी। बागौर है बनास की सहायक कोठारी नदी पर था। इंपॉर्टेंट है। बनास है कौन सी नदी है? कोठारी नदी। किसकी सहायक नदी है? बनास की। इसी के कारण इसको बागौर है, ये राजस्थान में था। यहाँ से हमें टिल्लों की प्राप्ति हुई है। कौन सा टिल्ला प्राप्त हुआ है? महासती का टिल्ला। महासती का टिल्ला कौन सी सभ्यता से? बागौर से। कौन सी है? बागौर से। और कौन सी काल से? मध्य पाषाण कालिक से है। बागौर कोठारी नदी पर स्थित था, बनास की सहायक नदी है, और यहाँ से महासती का टिल्ला वो मिला है बागौर से, और मध्य पाषाणिक कालिक स्थल है। V.N. मिश्रा ने इसका उत्खनन किया है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? बागौर में जो V.N. मिश्रा ने उत्खनन किया है। बनास की सहायक नदी कोठारी के पास है, और यहाँ से महासती का टीला है, बागौर राजस्थान। पशुपालन एवं चेल से डनी औजार के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य बागौर से, और जो औजार के साक्ष्य मिले हैं वो कौन से? चेल से डनी औजार के साक्ष्य बागौर मध्य पाषाणिक कालीन स्थल है। बागौर में 4 मानव कंकाल मिले। कितने कंकाल मिले? 4 मानव कंकाल बागौर राजस्थान मध्य पाषाण कालीन स्थल है। एक मानव कंकाल के गले में कितनी गुरियों की बनी हुई थी? 36 गुरियों की बनी हुई थी। तो मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा? बागौर, जिसमें हमें 4 मानव कंकाल मिले हैं। V.N. मिश्रा ने इसका उत्खनन किया था। महासतियों का टीला बागौर राजस्थान में है, मध्य पाषाणिक कालिक स्थल है। 5 ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1 भाला, 3 बाण और 1 तकुआ नुमा तांबे की छड़ मिली है। घास फूस की झोंपड़ियों, सिले, लोटे था गदा शीर्ष के प्रमाण भी यहाँ से मिले। इंपॉर्टेंट क्या है? महासती का टीला। इंपॉर्टेंट क्या? V.N. मिश्रा ने इसका उत्खनन किया। इंपॉर्टेंट क्या? 4 मानव कंकाल मिले हैं। कौन से औजार मिले? चेल से डनी और पशुपालन के। ये हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गुजरात है हसमुख, धीरजलाल सांकलिया ने उत्खनन किया था। गुजरात में जो मध्य पाषाण कालिक स्थल में हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने उत्खनन किया था। HD सांकलिया। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन से? अखाज गुजरात से है, बलसाड़ा गुजरात से, हीरपुर कहाँ से? गुजरात, और लंगनाज का भी गुजरात में। ये स्थल मध्य पाषाण कालिक स्थल है। लंगनाज से 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है, वो लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। 4 मानव कंकाल मिले थे बागौर राजस्थान से। मध्य पाषाण कालीन स्थल है। 14 मानव कंकाल मिले, वो गुजरात के एक स्थल है, वो है लंगनाज से। महाराष्ट्र में खंडीवली मध्य पाषाणिक स्थल है। महाराष्ट्र में अगर बात करें, खंडीवली कहाँ है? मध्य पाषाणिक स्थल है। तो गुजरात में कौन से? लंगनाज इंपॉर्टेंट है। 14 मानव कंकाल। बागौर राजस्थान में 4 मानव कंकाल मिले हैं, और खंडीवली मध्य पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में। दक्षिणी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में जो है, दक्षिणी क्षेत्र में जो उपकरण निर्माण के लिए दूधिया रंग के क्वार्टर्स पत्थर का प्रधान रूप में प्रयोग किया गया है। जो क्वार्टर्स हैं, दूधिया रंग क्वार्टर्स का प्रयोग है, वो हमें दक्षिण साउथ क्षेत्र में किया गया था, आंध्र प्रदेश में। तो दक्षिण में कौन से है? हमने देखा जो पश्चिम में गुजरात और राजस्थान थे। गुजरात और राजस्थान के हमने स्थल देखे थे। अभी साउथ इंडिया के जो है वो है नागार्जुन कोंडा,
नागुर्जन जो नागा अर्जुन कोंडा है, और गिदलूर है, रेणुकुंटा है। और यहाँ से हमें आंध्र प्रदेश के नागार्जुना, गिदलूर और रेणीगुंटा। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में संगनकल्लू, जलहली, सोरापुर, दोआब। ये सारे सारे तीनों स्थल कर्नाटक से हैं। कर्नाटक में संगनकल्लू, जलहली और सोरापुर। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, गिदलूर। महाराष्ट्र में कौन से है? खंडवली। गुजरात में अखाज, बलसाड़ा, अरीपुर, औलंगनाथ। तमिलनाडु के हैं टेरीपुरा स्थल। केरल के मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। साउथ इंडिया जो पूरा पाषाण काल में केरल में नहीं मिले हैं। टेरी स्थल विशाखापट्टनम के टेरी स्थल है। टेरी स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के पास कौन सा है? विशाखापट्टनम के चंद्रम पालेम, पारादेसी पालेम, ऋषिकोंडा से मध्य पाषाणी मछुआरों के समुदाय का अस्तित्व मिला है। तो टेरी स्थल है जो विशाखापट्टनम के चंद्रम पालेम, पारादेसी पालेम एवं ऋषिकोंडा से हमें जो मछुआरे हैं वो मध्य पाषाणी के अस्तित्व है, समुदाय है, वो मिला है। मध्य क्षेत्र ये था साउथ। मध्य क्षेत्र में अगर बात करें तो कौन सा है? मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, एमपी में जम्बूद्वीप, जोरोथी द्वीप, शिलाश्रयों, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ जो शिलाश्रय गुफाएं हैं, और भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले। मध्य प्रदेश में जम्बूद्वीप, जोरोथो द्वीप, शिलाश्रय मिले हैं। होशंगाबाद, आदमगढ़ में भीमबेटका मध्य पाषाण कालिक। ये सारे के सारे कौन से? मध्य प्रदेश के हैं। आरबी जोशी को आदमगढ़ से 25,000, कहाँ? आदमगढ़ एमपी में है। और आरबी जोशी को 25,000 लघु पाषाण जो है माइक्रोलिथ उपकरण है वो मिले हैं। वीएस वांकाकड़ भीमबेटका से इस काल के उपकरण की भी अंत्येष्टि विधि का भी पता लगा है। पूर्वी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र बिहार में कहाँ है? भागलपुर कहाँ है? बिहार में। राजगीर बिहार में। पश्चिम बंगाल में जो वीरभानपुर, उड़ीसा में कुचाई, सुंदरगढ़ और कुचाई कहाँ? उड़ीसा में। और दनेकनाल ये भी है। सभी मध्य पाषाणी कालिक स्थल है। जो पश्चिम बंगाल में है वीरभानपुर का उत्खनन बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल। ऊपरी विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है? मिर्जापुर के मोरहना पहाड़, बगरीखोर, लेखिया का मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। लेखिया का उत्खनन वीडी मिश्रा ने किया था। वीरभानपुर का पश्चिम बंगाल में वीवी लाल ने किया था। और लेखिया से हमें 17 से 27 मानव कंकाल मिले। 17 से 27 मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल लगनाज गुजरात, 4 मानव कंकाल मिले हैं वो बागौर राजस्थान से। लोहरादेव यूपी के एक संत कबीर नगर जिले में लोहारदेव से भारतीय उमाज में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का मिला है वो यूपी के लोहारदेव से। चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य लोहारदेव से मिलता है। मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि के साक्ष्य 7,000 से ईसा पूर्व का, जबकि लोहारदेव की काल अवधि 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व है। चौपानी मांडो इलाहाबाद खोज किसके द्वारा? बीवी मिश्रा ने। बस्तियों के अवशेष यहाँ से चौपानी मांडो से मिले हैं, जिसमें 13 झोपड़ियाँ और मधुमक्खी के छत्ते अंडाकार जैसी शेष गोलाकार है। अस्थियों के अवशेष राजस्थान की भीलवाड़ा छेल बागौर से भी मिलते हैं। चौपानी मांडो में जंगली चावल और अस्थि निर्मित मृदबांड और अनागारों के साक्ष्य भी मिले हैं। इलाहाबाद यूपी। चौपानी मांडव पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। आकेटक संग्रह प्रारंभ कृषि का यही प्रतिनिधि स्थल है। विद्वानों मानते हैं कि चौपानी मांडव के मृदबांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्य में से एक है। इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़ जिले से सरायनहार, महदिया और दमदमा प्रमुख मध्य पाषाणकालिक स्थल है। इलाहाबाद जिले के जमनीपुर, कुंडा, विछिया, बीगपुर और महरूदिये मध्य पाषाणी युग के उपकरण भी आए हैं। सरायनहार की स्थल की खोज केसी ओझा ने की थी। किसने? केसी ओझा ने की थी। यहाँ से 14 सावधान और 18 ग्रत चूल्हे मिले हैं। 18 ग्रत चूल्हे, 18 सावधान ये सरायनहार से मिले हैं। केसी ओझा ने खोज की है। और ये कबर एक साथ 4 मानव कंकाल भी दफनाए गए हैं। एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए सरायनहार से। 14 सावधान, 18 ग्रत चूल्हे केसी ओझा ने खोज की है। सरायनहार में मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य, मानवीय आक्रमण का जो प्राचीनतम साक्ष्य सरायनहार से मिला है। सरायनहार से दोनों ओर धारी वाली छुरी भी मिली है। अस्त निर्मित बाण एवं चक्की के समान उपकरण भी सरायनहार से। इंपॉर्टेंट है सरायनहार।
मध्य पाषाणकालीन स्थल कैसी औजार है खोजकर्ता 14 सावधान मिले, 18 ग्रत चूल्हे मिले हैं और झोंपड़ियां भी मिले। एक कब्र के साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए हैं। मानवीय आक्रमण के साक्ष्य है वो हमें सरायनार से मिले और धारी वाली छुरी और अस्त्र निर्मित चक्की भी इसके विषय हमें मिले हैं। महाद्या, जो महाद्या से हमें क्या मिला है, 35 ग्रत चूल्हे मिले हैं। 35 ग्रत चूल्हे महाद्या से मिले। बुच्चड़ खाना भी हमें महाद्या से मिला है। सिल लोहा एवं स्तंभ गर्त भी हमें महाद्या से मिले हैं। युग्मित समाधियों अर्थात स्त्री पुरुष के साथ साथ दफनाने का भी साक्ष्य हमें महाद्या से मिलते हैं। 13 कंकाल मिले हैं, कुंडल और माला पहने हुए हैं, सिंगों से निर्मित भी है। 35 ग्रत चूल्हे मिले हैं और हमें 14 ग्रत जो मिले थे, 14 ग्रत सावधान और 18 ग्रत चूल्हे हमें सराय नहर से मिले थे। दमदमा, 41 मानव सावधान दमदमा से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन से कंकाल कहाँ से मिल रहे हैं। जबकि 14 मानव सावधान हमें कहाँ से मिले थे, सराय नहर से मिले। 41 मानव सावधान हमें दमदमा से मिले। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं और त्रिमानव समाधि हाथी दांत का लटकन भी हमें दमदमा से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थलों में जानवरों के साक्ष्य गुजरात के लोटेश्वर से, रतनपुर और कनेवल। लंगनाथ का है गुजरात में, राजस्थान के बागोर, तिलवाड़ा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के सरायनार, दमदमा, महाद्या। उत्तर प्रदेश के कौन से सरायनार है, दमदमा, महाद्या एवं चौपानी मांडव है उत्तर प्रदेश के। और राजस्थान के बागोर, तिलवाड़ा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के सरायनार, दमदमा, महाद्या, चौपानी मांडव। और ऊंट की हड्डियों की प्राप्त कनेवल से भी प्राप्त हुई है। इस काल में मानव जीवन विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों, भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं, मध्य पाषाणिक जीवन के सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों को उजागर करते हैं। जंगली पशुओं का शिकार करते हुए, जंगली फल फूल आदि इकट्ठा करते हुए लोगों को चित्रित भी किया गया है। तो भीमबेटका में जो प्राप्त चित्र अनाज पर जीने वाले पक्षियों का भी नहीं उकेरा गया है। अधिकांश पशु पक्षी है जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता। आखेटक और खानदेश संग्रह व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल था। मध्य पाषाण काल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, स्थल से बन सकते हैं, कौन से औजार मिले, कौन खोज कर रहा है, क्या कौन से स्थल है, कहाँ से मिले, कौन से औजार मिले, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, ऐसे कौन सी विशेषता है कौन सी स्थल की। जैसे 14 मानव कंकाल मिले, 3 मानव कंकाल मिले, 4 मानव, एक एक साइड को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है महाराष्ट्र में कौन से स्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल गुजरात में कौन सी है और राजस्थान में कौन सी है। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सी है, मध्य पाषाणकालीन में कौन से औजार मिले, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। विश्व के संदर्भ में कब, परंतु भारत में इसकी शुरुआत है 7,000 या 4,000, दो जगह, कहीं 7,000 ईसा पूर्व, कहीं 4,000 ईसा पूर्व है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था, जॉन लुबाक ने। और एक जगह नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले बताया जा रहा है थॉमसन ने भी किया था। किसने? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। तो ये 2 क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में हो तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन है। प्री हिस्टोरिक पुस्तक में तो दिया है नवपाषाण शब्द का जॉन लुबाक ने, और गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्र संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति हेतु शब्द दिया है वो किसने? गार्डन चाइल्ड के द्वारा। और नवपाषाण शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने भी किया है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग थॉमसन ने भी किया है। नवपाषाण संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया है और अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी किया है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। मेहरगढ़, अब बात करते हैं नवपाषाण में स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, सब विश्व के संदर्भ में कब हुई और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। नवपाषाण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया और नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो नवपाषाण शब्द है वो दिया जॉन लुबाक और थॉमसन। एक जगह थॉमसन भी लिखा है, एक जगह जॉन लुबाक भी लिखा हुआ है। दूसरा है गार्डन चाइल्ड नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति हेतु अन्न
उत्पादक संस्कृति, नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग। नवपाषाणिक क्रांति शब्द, अन्न उत्पादक संस्कृति, नव ताम्र पाषाण संस्कृति शब्द का प्रयोग गार्डन चाइल्ड के द्वारा। अब बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ है किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। कौन सा? मेहरगढ़। कहाँ इसके लोकेशन है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। कोच्चि के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? बोलन नदी। बोलन नदी के तट पर कोच्चि के मैदान में बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। यहाँ हमें नवपाषाणकालीन संस्कृति के एक मिले हैं। बात करते हैं बोलन नदी घाटी। इससे पहले हम जो उच्च पुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य है सबसे पहले वो हमें बोलन नदी घाटी से मिला है, और नवपाषाणकालीन भी बोलन नदी घाटी के पास है। बात करते हैं 1975 में। 1975 में जे फ्रांसिया जेरिज, एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, के अनुसार मेहरगढ़ की खोज एवं पुरातात्विक कार्य किए गए थे। मेहरगढ़ की खोज है फ्रांसीसी पुरातात्विद थे, वो कौन थे? फ्रांसियो जेरिज। फ्रांसीसी है तो फ्रांसियो जेरिज 1975 में मेहरगढ़ की खोज की थी। और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कोच्चि के मैदान, बोलन नदी के तट पर है। विशेषता क्या है मेहरगढ़ की? नवपाषाण काल है। कौन सा काल है? नवपाषाण काल। और हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों के महत्वपूर्ण स्थल कहाँ है? हड़प्पा संस्कृति के भी नवपाषाण काल के जो स्थल है वो हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में एक मेहरगढ़ है। जो प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ थी। प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती कौन सी थी? मेहरगढ़ थी। भारतीय उपमहाद्वीप में जो मेहरगढ़ है प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्तियों में से एक है। ये इसकी विशेषता है। मेहरगढ़ से हमें किसके है? नवपाषाण के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के भी स्थल है वो मिले हैं। जो मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है। गेहूं, जौ और अंगूर और कपास के साक्ष्य, गेहूं, जौ और अंगूर के जो साक्ष्य एविडेंस हमें मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ का है पाकिस्तान की बलूचिस्तान में। कौन सी नदी है? बोलन नदी है। दक्षिण एशिया में गेहूं एवं जौ की खेती किए जाने के प्राचीनता प्रमाण भी है। दक्षिण एशिया में भी गेहूं और जौ की खेती के जो साक्ष्य हमें मिले हैं। बात करें हम यहाँ से गेहूं, जौ, अंगूर और कपास के भी साक्ष्य, पशुपालन के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हंसिया के प्रयोग के जो हंसिया का जो प्रयोग होता था वो भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। हंसिया है उसका प्रयोग कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। पशुपालन के साक्ष्य में मेहरगढ़ के, कृषि के साक्ष्य में मेहरगढ़ से। पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी के बर्तन, पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार किए गए मिट्टी के बर्तन भी हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। बात करें मेहरगढ़ से तो ये जो चाक है, पहिया है, ये कहाँ से मंगवाया जाता था? बात करें ये तो हमें नवपाषाण काल से हमें साक्ष्य मिले हैं। शस्यागार या अन्य घर का भी उदाहरण हमें प्राप्त होता है नवपाषाण काल में। कोच्चि के मैदान को क्या कहा जाता? कोच्चि के मैदान को रोटी की टोकरी कहा जाता, ब्रेड बास्केट। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता? कोच्चि के मैदान को। मेहरगढ़ के प्राचीनतम स्तर का काल 7000 से 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। प्राचीनतम जो स्तर है 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता? कोच्चि के मैदान को कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन जो है कुम्हार चाक का प्रयोग करता वो मेहरगढ़ से मिला है। गेहूं और जौ के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य में मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्तियों के अवशेष, तांबे के प्रयोग, हस्तनिर्मित, हाथ से निर्मित केस सजा वाली स्त्री मूर्ति, हड्डियों से निर्मित सुआ की प्राप्ति भी हमें मेहरगढ़ से हुई है। मेहरगढ़ से कब्र से शव के पास बकरी का बच्चा, बर्तन पकाने के 3 विशाल भट्टियों के अवशेष, शंख के आभूषण, घरेलू पशुओं में कुब्बड़दार वृषभ, भेड़ और भैंस, बकरियां और सान पत्थर का साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। यहाँ से प्राप्त कारीगर की कब्रें
चिकने पत्थर के कुठार भी हमें कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मेहरगढ़ से हमें नवपाषाणकालीन स्थल मिला है। बोलन नदी घाटी के पास था। खोज 1975 में हुई है, फ्रांसीसी और जेरिज ने की है। यहाँ से हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और हंसिया का प्रयोग भी मेहरगढ़ से, कुम्हार का साग का पहली बार मेहरगढ़ से मिला है। रोटी की टोकरी को कोच्चि के मैदान को कहा जाता है। तांबे का प्रयोग हमें मेहरगढ़ की प्राचीन बस्तियों से मिला है। फिर हमें केश सजा वाली स्त्री मिली है। मृण्मय मूर्ति, हड्डियों से निर्मित सुई और सुआ की प्राप्ति हमें मेहरगढ़ से। कब्र के पास बकरी भी है, वो मेहरगढ़ से। बर्तन पकाने के 3 विशाल भट्टियां भी हमें मेहरगढ़ से मिली है। शंख के आभूषण मेहरगढ़ से मिले। घरेलू पशुओं कुब्बड़दार, ऋषभ, भेड़ और भैंस और बकरियां और सान पत्थर भी हमें कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। कारीगर की कब्र, चिकने पत्थर के कुठार भी हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। बात करें फ्लिंट चमक के पत्थर, ज्योतिर्मय उपकरण, 16 छुरियां मिली हुई है हमें मेहरगढ़ से। यहाँ से कुल 4 प्रकार की गेहूं नामांकित मोहर प्राप्त हुई है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पहले कपास का उत्पादन विश्व में कभी नहीं मिलता। मेहरगढ़ से पहले कपास का उत्पादन विश्व में कहीं नहीं मिलता। तो कपास का जो उत्पादन का साक्ष्य में कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ एक विशेष प्राचीन स्थल माना गया है। मेहरगढ़ के लोग कच्चे ईंटों के आयताकार मकानों में रहते थे। कैसे घर थे? आयताकार थे। लोग अन्नों के भंडार के लिए अलग अलग व्यवस्था करते थे। कुल मिलाकर यहाँ कृषि जीव, स्थायी समाज, स्थायी बस्तियों के अवशेष हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ, कपास उपजाने की तकनीक मेहरगढ़ के पूर्वजों से लिए है। मेहरगढ़ के पूर्वजों से लिए हड़प्पा वासियों ने। स्वात घाटी के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल। स्वात घाटी के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कौन से? लोयबन, अलीग्राम आदि है। स्वात घाटी के नवपाषाणिक स्थल कौन से? लोयबन और अलीग्राम है। लोयबन से धान मिला है। लोयबन से धान, दाल, मटर के साथ अंगूर के बीज, गृत गृह मतलब खड्डे वाले गृह के साक्ष्य मिले हैं। स्वात घाटी के स्थल में विविध प्रकार के शव दफनाए जाने वाली प्रथा के कारण प्रसिद्ध है। बात करते हैं कवेटा। कवेटा घाटी, जहाँ किले, गुल मोहम्मद और दब सादात प्रमुख स्थल है। कवेटा घाटी में किले, गुल मोहम्मद और दम सादात प्रमुख स्थल है। यहाँ से कच्ची बैग मृत भांडों की प्राप्ति भी हुई है। क्लात पठार में स्थित अंजीरा और शाही दम से टोकाऊ मृत भांडों की प्राप्ति भी हुई है। अफगानिस्तान में स्थित मुंडी काक से कुब्बड़दार बैल की मृण्मय मूर्ति मिली है। सिंधु की सहायक गोमल नदी घाटी में डेरा इस्लाम खान, गुमला और रमना डेयरी स्थल है। गुमला में से विशाल सामुदायिक चूल्हे भी मिले हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित नाल से एक बच्चे की कच्ची ईंटों से बनाए गए कक्ष में दफनाया गया है। मनके की माला और स्टिक लटकन समाधि सामग्री के रूप में मिले। बहालपुर के चौलिस्तान से आकरा मृद भांड स्थलों की भी प्राप्तियां हुई है। इस संस्कृति के वलवाली नामक स्थल से तांबे के टुकड़े, 32 मृण मूर्तियां, कुब्बड़दार वृक्ष भी शामिल है। सरायखोला पाकिस्तान के नवपाषाणिक उपकरणों में से मिला है। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जौ का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया तांबा धातु थी जिसका मानव ने पहली बार प्रयोग किया था। नवपाषाणी। आकरा मृद भांड पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं मैप में नवपाषाणी काल के स्थल कौन कौन से है। नवपाषाणी कश्मीर घाटी में बुरुजहम, श्रीनगर और गुफकराल। श्रीनगर के उत्तर में बुरुजहम और दक्षिण में कौन सा है? वह है गुफकराल। और जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो क्षेत्र है यहाँ गलीगाय, सरायखोला और इस्लामाबाद। मेहरगढ़ अफगानिस्तान जो किले, गुल मोहम्मद, कवेटा और सिंधु। यूपी में कोलीवाड़ा, चिरांद बिहार में, महाद्या उत्तर प्रदेश, पटना बिहार में, कोडिकल कर्नाटक, टाटाल कर्नाटक, कुपवाल कर्नाटक, हलूर कर्नाटक। तमिलनाडु में पेमियापल्ली।
हाकरा मृदभांड। इनकी प्राप्ति गग्गर आकरा घाटी के बाहर हुई है। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित जलीलपुर, हड़प्पा तथा हरियाणा के कुणाल व विलाना से मृदभांड मिले हैं। नवपाषाणिक उपकरण। नवपाषाणिक उपकरण हैं वो पॉलिस्टार, कुल्हाड़ी, बसुल्ला, रुखानी और हथौड़े हैं। पॉलिस्टार, कुल्हाड़ी है, बसुल्ला और रुखानी और हथौड़े हमें नवपाषाणिक उपकरण मिले हैं। इंपॉर्टेंट है पॉलिस्टार, कुल्हाड़ी। यहाँ पे नवपाषाण में क्या हुआ है, पॉलिस्टार औजार हमें मिले हैं, चिकने औजार हमें मिले हैं। ये जो है पहले की जो काल है उनसे अलग है, और चिकने औजार मिले हैं और पॉलिस्टार मिले हैं। सबसे अधिक नवपाषाणिक उपकरण पॉलिस्टार पत्थर की कुल्हाड़ी है। पत्थरों से पॉलिश करने की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। 1842 में कर्नाटक के मैसूर में लिंगसुगूर में नवपाषाणिक उपकरण मिले। कर्नाटक के मैसूर के कौन सा लिंगसुगूर में नवपाषाणिक उपकरण मिले 1842 में। भारत में प्रथम उपकरण नवपाषाण युग का भारत में प्रथम उपकरण नवपाषाण युग का 1842 में कर्नाटक के मैसूर लिंगसुगूर में मिला है। 1860 में ले मैसूरिये ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में टॉन्स नदी की घाटी में नवपाषाणिक काल के पॉलिस्टार सेल्ट प्राप्त किए हैं। 1860 में किसने, ले मैसूरिये ने का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में टॉन्स नदी की घाटी में पॉलिस्टार सेल्ट प्राप्त किए हैं। 1842 में किसने, कर्नाटक के मैसूर में लिंगसुगूर से नवपाषाणिक उपकरण मिले हैं। 1856 की बात करें तो लेमसूरिये जो है न्यागुड़ी से तरट की तिरांगर प्राप्त कर चुके। 1947 में ब्रह्मगिरी से चमकीली पाषाण कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मगिरी से चमकीली पाषाण कुल्हाड़ी 1947 में। 1856 में लेमसूरिये मध्य प्रदेश के न्यागुड़ी से हमें तरट की तिरांगर प्राप्त कर चुके हैं। और 1860 में जो है ले मैसूरिये ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से टॉन्स नदी की घाटी में नवपाषाण के पॉलिस्टार सेल्ट प्राप्त किए गए। 1842 में मैसूर के लिंगसुगूर से नवपाषाणिक उपकरण मिले हैं। विस्तार कहाँ था, बात करें विस्तार की। इसका जो विस्तार है उत्तरी क्षेत्र में लद्दाख के गियाक से नवपाषाणिक बस्तियां प्राप्त हुई है, परंतु इसी के समीप कियारी थी। जम्मू कश्मीर में झेलम की घाटी में स्थित नवपाषाणिक ब्रुजहम, गुफकराल, मार्तंड प्रमुख नवपाषाणिक स्थल। ये कहाँ से, कश्मीर घाटी में। कश्मीर के अन्य नवपाषाणिक स्थल है हरिपरी गोम, जयदेवी उदर, औलचीबाग, पामपुर, दामोदर। दामोदर कहाँ है, कश्मीर में है। कश्मीर के सभी नवपाषाणिक स्थल करेवा पर स्थित है। आवासीय गड्ढे, फसल काटने हेतु पत्थर की यंत्र और जानवरों के लिए अलग अलग कब्रें कश्मीर के नवपाषाणिक काल की विशेषताएं। ब्रुजहम कहाँ है, कश्मीर में। ब्रुजहम का शाब्दिक अर्थ है ब्रुज वृक्ष का स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ होता है। वृक्ष के इस स्थल को डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में खोजा था। ब्रुजहम को है किसने, डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में खोजा। गड्ढा घर थे, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य हमें ब्रुजहम से मिले नवपाषाणिक कालीन सभ्यता है। इसकी खोज 1935 में पीटरसन और डी टेरा ने की थी। यहाँ के लोग रुखड़े धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। कौन से, धूसर मृदभांड का प्रयोग। और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य में ब्रुजहम कश्मीर से मिले हैं। गंडासा या हार्वेस्टर का साक्ष्य ब्रुजहम से मिलता है। गंडासा और हार्वेस्टर है उसका साक्ष्य में ब्रुजहम से मिलता है। कैसा नवपाषाणिक स्थल है। एक प्राप्त यहाँ से एक गड़े पर सींग वाला देवता, सींग वाला देवता भी हमें ब्रुजहम कश्मीर से मिलता है। नवपाषाणिक स्थल है। कोटदीजी के प्राक हड़प्पा चरण भी लोकप्रिय है। ब्रुजहम के नवपाषाणिक लोगों ने इस सिंधु क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया है। तो ब्रुजहम कुत्ते दफनाने, मालिक के साथ, और रुखड़े धूसर मृदभांड का प्रयोग, गंडासा हार्वेस्टर का प्रयोग, गड़े पर सींग वाले देवता के चित्र हमें ब्रुजहम से मिलते हैं। गुफकराल है इसकी खुदाई एक के शर्मा ने की थी। किसने, एक के शर्मा ने। परंतु ब्रुजहम की डी टेरा पीटरसन ने, एक के शर्मा ने की थी। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा। यहाँ से तांबे की एक हेयर पिन मिली है। तांबे की एक हेयर पिन गुफकराल से मिली है।
जिसकी खोज आई के शर्मा ने की है। इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुहा या गुफा। ऐसी पिन हड़प्पा स्थल चंद्रोदड़ों से भी मिली है। जैसे गुप्त कराल से मिली है, ऐसी कैसे हड़प्पा स्थल चंद्रोदड़ो है यहाँ से मिली है। यहाँ से प्राप्त हड्डी की सुइयों से प्रकट होता है कि लोग वस्त्र सिलाई का कार्य करते हैं। सिलबट्टों से अनाज पीसने का साक्ष्य भी मिला है। गुफकराल से गेहूं, जौ, दाल के अवशेष, धूसर, श्यामवनी, रक्तवनी आदि चाक निर्मित मृदभांड, दरी की छाप वाले हाथों से निर्मित मृदभांड, ईसिया, तकली, तिरांगर, छिद्र वाली सुइयां भी मिली है। ब्रुज होमो गुफकराल नवपाषाणिक, मृतपाषाणिक और ऐतिहासिक तीनों कालों से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रोर, बरौली और देहरी गोपीपुरा नवपाषाणिक हस्तकुठार मिले हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़, उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, किलेगुल मोहम्मद, स्वात घाटी में स्थित गलीगई, लोबनार, पाकिस्तान में सरायखोला नवपाषाण काल के उपकरण हैं। मध्यवर्ती में इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित कोलिडवा, महागढ़ा, पंचो, बेलन की सहायक अधवा की घाटी, इंदारी नवपाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश की सोन घाटी में कुंजुन लहनिया नामक पुरास्थल है। कोलिडवा है बेलन नदी घाटी पर देवघाट के निकट कोलियवा में है। नवपाषाण, ताम्रपाषाण और ऐतिहासिक लोहकाल के समृद्ध स्थल भी है। ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? लोहा काल। धान की खेती किए जाने का प्रमाण हमें यही इस स्थल से मिलते हैं। चावल और जली हुई धान की बालियां भी कोलिडवा है यहाँ से मिली है। धान की अरोजा शाइस्ता किस्में भी हमें यहाँ से मिली है। कोलिडवा की विशेषता डोरी छाप मृदभांड का मिलना। कोलिडवा का जो शासनकाल काल है 6000 ईसा पूर्व है। महगढ़ा यहाँ से पशुओं का बाड़ा मिला है। गौशाला, साव के दाने और जरबरे की गुंठलियाँ, 20 से 28 झोंपड़ियाँ ये हमें मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चौपानी मांडो। कौन से? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से हमें पूरा पाषाण काल के, नवपाषाण काल के तीनों चरणों का अनुक्रम देखा गया है। मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी में स्थित बिहार के चिरान, सेनुवार, मनेर, ताराडीह, छेत्तर, कुतुबपुर नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक स्थल है। चिरान सारण जिले में स्थित है। कहाँ है? बिहार में। चार नदियाँ गंगा, सोन, गंडक, घाघरा के संगम पर स्थित है चिरान नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक दोनों युगों से संबंधित है। हड्डियों के बने उपकरण मिले हैं। हिरन के सींग से निर्मित है। चिरान से बस्तियों के साक्ष्य तो मिलते हैं। यहाँ के लोग धान, मसूर, मूंग, गेहूँ एवं जौ की भी खेती करते हैं। चिरान से मृण मूर्तियाँ भी मिली है। कुबड़ वाले बैल, नाग, चिड़िया यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ तो मिली है। साथ ही हाथी दांत की हड्डियों की बनी चूड़ियाँ भी मिली है। छिद्रदार नाल, संबत, हुक्का, जौ और तारडिये से बीत के बने घर अंगीठी के अवशेष भी हमें मिले हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित ब्रूडिया था। ओडिशा में मयूरभंज जिले में स्थित कुचोई, बेदीपुर, सुलभढी, गोलबसाई शासन प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। बेदीपुर में चावल था। गोलबई शासन से स्तंभ, गर्तों एवं मानवीय मृण मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। उड़ीसा के लेखा मोड़ा की गुफा से मध्य पाषाण और नवपाषाण के मानव के विकास के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में हमें 1867 में जॉन बाक ने असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में नवपाषाणिक उपकरणों की खोज की है। पूर्वोत्तर भारत में 1867 में जॉन बाक ने असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में नवपाषाणिक उपकरणों की खोज की है। प्रमुख स्थल है पूर्वोत्तर भारत के दार्जिलिंग, हैडिंग, सरतरू, मरकडोला। महत्वपूर्ण झूम कृषि की प्रथा यहाँ पर नवपाषाण काल से प्रचलित है। गुवाहाटी के अंबारी, मेघालय के सेलबगिरी और सूक्ष्म पाषाण था। पंथोर लागथेन से यहाँ एक नवपाषाणिक बस्ती का साक्ष्य मिले। मणिपुर के नवाबसिकता, पूर्वोत्तर के कनाई गांव, डिब्रूगढ़ से भी नवपाषाणिक स्थल 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये हमारी नवपाषाणिक
स्थल थे। हम दक्षिण भारत की प्रमुख नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नवपाषाणिक संस्कृतियाँ बात करते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत में नवपाषाणिक पॉलिशदार कुल्हाड़ी 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर से मिली है। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि नवपाषाणिक कौन सा काल है? नवपाषाण काल। इससे पहले हमने जो उत्तर और मध्य में नवपाषाण कालीन मैंने चर्चा की थी। उत्तर में सिंधु घाटी थी, उत्तर पश्चिम में थी मेरगढ़ थे, और मध्य भारत में इलाहाबाद, यूपी, बिहार में। ये कौन सी सभ्यता है? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में कौन सी स्टेट है? कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक स्टेट में कौन सी जगह? लिंगसुगूर जो एक जगह है, इसमें हमें पॉलिशदार कुल्हाड़ी मिली है। नवपाषाण कालीन की क्या विशेषताएं हैं? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में अगर अंतर करें तो नवपाषाण काल के में जो औजार मिले हैं हमें पॉलिशदार औजार मिले हैं। यही इसकी खास विशेषता है नवपाषाण काल की। पुरापाषाण काल में पॉलिशदार औजार नहीं थे हमारे, परंतु नवपाषाण काल में क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। वो कैसी कुल्हाड़ी है? पॉलिशदार है। परंतु कुल्हाड़ी तो पहले भी थी, हैंडेक्स मिली है हमें पुरापाषाण काल में, परंतु वो पॉलिशदार नहीं थी। यही इसकी खास विशेषता है। चमकीले हैं औजार मिले हैं, पत्थर मिले हैं हमें, वो किसकी विशेषता है? नवपाषाण काल की है। इसमें है कर्नाटक। कर्नाटक में लिंगसुगूर से हमें 1842 में, कब खोज किया? 1842 में नवपाषाण कालिक पॉलिशदार कुल्हाड़ी हमें मिली है। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति की जो काल अवधि है 2900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ठीक, इस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति को हिटलर ने दक्षिण पूर्वी एशिया से प्रभावित माना है। दक्षिण पूर्वी एशिया से, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उससे प्रभावित दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत है, उसमें जो नवपाषाणिक कालिक संस्कृति को किससे माना है? कंपेयर किया, प्रभावित माना है, दक्षिण पूर्वी एशिया से माना है। किसने माना है? हिटलर ने। किसने? हिटलर के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया है, वहाँ की जो सभ्यता है और भारत में जो दक्षिण भारत की सभ्यता को क्या प्रभावित माना है। महत्वपूर्ण ये है कि दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति, दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक जारवी संस्कृति से भी प्रभावित थी। तो दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति, किस किस क्षेत्र से प्रभावित है? सबसे पहले तो किससे प्रभावित है? दक्षिण पूर्वी एशिया से। किससे प्रभावित है? दक्षिण पूर्वी एशिया से जो दक्षिण भारत की जो नवपाषाणिक है वो प्रभावित है। दूसरी है महाराष्ट्र में कौन सी है? जारवी संस्कृति है। ये हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा जो चैप्टर रहेगा अगला, उसमें हम जानेंगे कि जारवी संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, ये कौन सी है, उससे कौन से प्रभावित है। तो इसमें महाराष्ट्र की एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, इसमें जो कौन सी है? जारवी संस्कृति से प्रभावित कौन सी है? दक्षिण भारत की नवपाषाणिक। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की उगाई गई पहली फसल क्या है? इंपॉर्टेंट हमने जाना नवपाषाण काल में क्या आई थी? गेहूं के साक्ष्य हमें मिले थे, मेरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले। इलाहाबाद है, यहाँ नवपाषाण काल में हमें कृषि के जो साक्ष्य मिले थे। तो दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट बनता है, दक्षिण भारत में सबसे पहले उगाई गई फसल कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में उगाई गई पहली फसल मिलेट या रागी थी। रागी और कुल्थी यहाँ की प्रमुख फसल थी। रागी थी और कौन सी थी? कुल्थी। कौन सी? कुल्थी। कौन सी है? कुल्थी। कुल्थी और रागी नवपाषाण कालीन दक्षिण भारत की फसल थी। यहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है? कैसी है? पॉलिशदार कुल्हाड़ी है। कब मिली? 1842 में। कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक का कौन सा? लिंगसुगूर क्षेत्र है। काल अवधि का है 2900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, इस संस्कृति को प्रभावित किया है वो माना है किसने? हिटलर ने। किससे माना है? दक्षिण पूर्वी एशिया से। और कौन सी है? महाराष्ट्र की जो संस्कृति है ताम्रपाषाणिक, उससे भी क्या है? ये दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति प्रभावित थी। यहाँ की पहली फसल है दक्षिण भारत की नवपाषाणिक की, वो है मिलेट और रागी। रागी और कुल्थी। कृषि जन्य बाजरा दक्षिण भारत में सबसे पहले इसी काल में आया था। दक्षिण भारत में सबसे पहले जो बाजरा आया है
वो इसी काल में आए। किस काल में? नवपाषाणी काल में। नवपाषाणी काल में दक्षिण भारत में बाजरा आया था। रागी और कुल्थी है यहाँ की पहली फसल मानी जाती है। पहली फसल कौन सी थी? वो थी मिलेट, और कुल्थी भी यहाँ की फसल है। बाजरा भी दक्षिण भारत में आया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो कि टेक्कल कोट और हलूर से चना। टेक्कल और हलूर से क्या है? चना। क्या है? चना। और रागी के दाने भी मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में नवपाषाणी की जो फसलें थी, मिलेट थी और रागी है, कुल्थी है और बाजरा भी है, और टेक्कल कोट और हलूर से चना और रागी के दाने मिले। क्वेश्चन बन जाएगा, चना और रागी के दाने टेक्कल कोट किस सभ्यता से? दक्षिण भारत की नवपाषाणिक सभ्यता से है। डीजे न्यू बोल्ड के द्वारा जो कुतगल में सबसे पहले राख के टीले उत्खनन किए थे। राख के टीले हमें सबसे पहले मिले हैं वो दक्षिण भारत में, वो जो है कुतगल। कौन सा है? कुतगल। किसके द्वारा? डीजे न्यू बोल्ड के द्वारा। लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दक्षिण भारत में कई स्थानों पर राख के टीले को नवपाषाणिक भी बताया था। सबसे पहले जो बताया था वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भी बताया। और जो कुतगुल है यहाँ में राख के टीले मिले हैं। किसको मिले? डीजे न्यू बोल्ड को मिले हैं। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बुदिकनामा, क्या है? बुदिकनामा या कुडांतिनी के राख के टीलों का भी उत्खनन किया है। राख के टीलों में पशुपालन की पुष्टि भी होती है। आंध्र प्रदेश के उतनूर कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और कौन सा है? पलवाई। और कर्नाटक के संगनकुलू, पिकली हाल कर्नाटक का, कुपगल भी कर्नाटक का, बुदिहाल भी कर्नाटक से, कोडेकल भी कर्नाटक से ये राख के टीले मिले हैं। कर्नाटक से राख के टीले मिले हैं संगनकुलू, पिकलीहल, कुपगुल, बुदिहाल, कोडेकल से राख के टीले हमें मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के से राख के टीले मिले उतनूर और पलवाई। ध्यान रखना है, नवपाषाणिक दक्षिण भारत की कौन सी है? उतनूर और पलवाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश के। कर्नाटक से कौन से? संगनकुलू, पिकलीहोल, कुपगल, बुदिहाल और कोडेकल क्या है? राख के टीले हैं। और दक्षिण भारत में नवपाषाणिक है। उतनूर से राख का टीला कैसा था? आयताकार था। उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जिसे पुरातत्वविद है, जो पुरातत्वविद है, इन्होंने गौशाला के रूप में परिभाषित किया गया है। रेमंड अल्चिन ने उतनूर से मवेशियों के खुर के छाप और मवेशियों के नाद व व्यापक अग्निकांड का साक्ष्य प्राप्त किया है। बुदिहाल के उत्खनन से सिद्ध होता है कि राख का टीला बस्ती का भी अंग होता है। महत्वपूर्ण है कि सभी दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थलों से राख के टीले मिले हैं। दक्षिण भारत में जो नवपाषाणिक स्थल है वहां से राख के टीले मिले। कहाँ से मिले? आंध्र प्रदेश से मिले, कर्नाटक से मिले। आंध्र प्रदेश के कौन है? उतनूर और पलवाई है। कौन से? उतनूर और पलवाई है। परंतु जो बुदिकनामा है यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। कर्नाटक से कौन से हैं? कर्नाटक के जो हैं संगनकुलू, पिकलीहोल, कुपगल, बुदिहाल, कोडेकल से राख के टीले मिले हैं। तो यहाँ से जो हमारी इस स्लाइड से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो कौन सी है? सबसे पहले दक्षिण भारत में जो पॉलिस्टार खिलाड़ी मिली है वो कब मिले? 1842 में। कौन सा है? लिंक्समूर। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक से हमें राख के टीले मिले हैं। दक्षिण भारत में काल अवधि क्या है? 2900 से 1000 ईस्वी पूर्व है। फिर है हिल्डन ने इससे दक्षिण पूर्वी एशिया से प्रभावित किया है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण संस्कृति से भी प्रभावित थी। नवपाषाण में उगाई गई पहली फसल क्या है? मिलेट और रागी है। फिर कौन सी? कुल्थी है। बाजरा सबसे पहले दक्षिण भारत में यहीं उगाया गया था। टेक्कल कोट और हलूर से चना और रागी के दाने मिले। डीजे न्यू बोल्ड ने कुतगल से राख के टीले के उत्खनन किया। इससे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भी राख के टीले को नवपाषाणिक बताया है। दक्षिण भारत में बुदिकनामा से हमें राख के टीले मिले। राख के टीले क्या पुष्टि करते हैं? पशुपालन की। फिर हमारा क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के उतनूर और पलवाई राख के टीले मिले हैं। कर्नाटक में कौन से? संगनकुलू, पिकलीहोल, कुपगल, बुदिहाल, कोडेकल भी राख के टीले। उतनूर का राख का टीला आंध्र प्रदेश में आयताकार था, जो गौशाला के रूप में परिभाषित करता है। रेमंड अल्चिन ने उतनूर है उसे मवेशियों के खुर के छाप बताए, मवेशी के नाद है, व्यापक अग्निकुंड का साक्ष्य बताया। बुदिहाल कौन सा? बुदिहाल का कर्नाटक का। उत्खनन से सिद्ध होता है कि राख का टीला बस्ती का अंग होता है। दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थलों में राख के टीले की प्राप्ति है दक्षिण
सभी दक्षिण भारतीय नव पाषाणिक स्थल है वहाँ से राख के टीले की प्राप्ति नहीं होती। कुछ चुनिंदा है जो राख के टीले मिले, जैसे आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, और ये हमारे यहाँ से राख के टीले मिले हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में प्रसार क्षेत्र। दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं कर्नाटक, कौन सा? कर्नाटक में बात करते हैं तो कौन सा? वाटगल, बुदिहाल, यहाँ से राख के टीला मिले हमें, और मास्की से, ब्रह्मगिरी से, संगनकुलू से राख के टीले मिले, पिकली हॉल से राख के टीले मिले, टेकलकोट, हलूर, कोडिकल, अमिंगे, मैसूर जिला, टी नसीरपुर आदि ये क्या है? कर्नाटक के। ध्यान रखना है जो कर्नाटक के नौ पाषाणिक स्थल है कौन से है? वाटगल है, बुदिहाल है, मास्की है, और ब्रह्मगिरी, सगनकुलू, पिकली हॉल, टेकलकोट, हलूर, कोडिकल, अमिंगे, टी नसीरपुर। टेकलकोट से पत्थर के चौकार मकान व सोने की एक लटकन कान की बालियां मिली है। टेकलकोट है ये कर्नाटक से है, यहाँ से चौकार मकान के पत्थर मिले हैं, सोने की लटकन कान की बालियां मिली है। वाटगल है ये कहाँ है? वाटगल कर्नाटक में सुपारी मिली है। सीप का लटकन समाधि सामग्री से मृद बांडवी का प्रयोग भी है। पासों में मानव मृण मूर्तियां मिली है। एक इस तरह की गढ़ वाली मृण मूर्तियां जैसी नवीन विशेषताएं दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संदर्भ में देखी है। बुदिहाल से सामुदायिक भोज मिला है। कहाँ? कर्नाटक में। आवासीय भूमि के बुच्चड़खाना गड्ढों और गढ़ों में समाधि स्थल 10 शीशों के शव भी हमें मिले हैं। कोडिकल से हिरण की 3 प्रजातियों के अवशेष भी हमें मिले हैं। तुंगभद्रा नदी पर स्थित हलूर नव पाषाणिक और महापाषाण के बीच की क्रांति काल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? हलूर। हलूर कहाँ है? कर्नाटक में। नवपाषाण और महापाषाण के बीच की जो क्रांति है काल का प्रतिनिधित्व करता है। हलूर कर्नाटक में। अस्थि कलश युगम भी जो अडियो से एक कलश युगम है वो प्राप्त हुआ है हलूर कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी, संगनकुलू, पिकली हॉल से स्थायी बस्तियों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। स्थायी बस्तियों के साक्ष्य ब्रह्मगिरी, संगनकुलू और पिकली हॉल से मिलते हैं। ये कर्नाटक के ही हैं। ब्रह्मगिरी, मास्की तथा पिकली हल से ऐसे मृदबाण मिले जिन पर चित्रकारी भी की गई है। ब्रह्मगिरी से वयस्कों को लिटाकर और बच्चों को जार में डालकर दफनाया गया है। मास्की में चट्टानों की आकृतियां बनाने शैल चित्रों के उदाहरण हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तनूर आंध्र प्रदेश राख का टीला। नागार्जुन कोंडा, पलवाई, सिंगनपल्ली यहाँ के प्रमुख स्थल है। तमिलनाडु पेम्मेपल्ली यहाँ का प्रमुख स्थल है। नवपाषाणिक युग की जीवन की विशेषता क्या है? हर एक विशेषता हमने देखी। जैसे पूरा पाषाण प्रगति पर निर्भर थी, मध्य पाषाण में धीरे धीरे शिकार है पशुपालन की तरफ ध्यान दिया। नवपाषाण काल में स्थायित्व आया, खाद्य उत्पादन हुआ, तो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे, औजार भी चेंज हो रहा था। औजार के साथ साथ है तो उनका भोजन है वो भी परिवर्तन हो रहा था। नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में क्या है? कृषि भी आई है, पशुपालन भी है और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी किया जाने लगा था। कांस्य काल की सभ्यताओं के उद्देश्य विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था ने किया था। कांस्य काल की सभ्यता आती है तो किसने प्रारंभ माना जाता? नवपाषाण काल से ही। अर्थव्यवस्था विशेषता को देखते हुए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाणकालीन क्रांति बताया है। नवपाषाणकालीन क्रांति किसने दिया? चाइल्ड ने दिया नाम। मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग ने लोगों के जीवन में स्थायित्व लाया। जहां मानव पहले उपभोक्ता था, कब फिर उत्पादक की भूमिका में आ गया। नवपाषाणिक सामान्यतः स्वावलंबी ग्राम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। खाद्य व्यवस्था ने जनसंख्या वृद्धि लाई, लेकिन उतना उत्पादन अधिशेष नहीं निकल पा रहा जितना लोगों को नगरीय क्रांति का जन्म दे पाते। उनकी अर्थव्यवस्था निर्वाही बन रही थी। पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते क्योंकि पत्थर के औजार पर भी निर्भर थे। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका स्थित मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है। खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़कर, जो वाकड़कर है, इन्होंने विष्णुधर ने 1957 में इसकी खोज की गई है। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग कब खोज हुई थी? 1867 और 68 में। यहाँ से परवर्ती एसुलियन से मध्य पाषाण काल तक के जो सांस्कृतिक क्रम दिखता है। भीमबेटका में कितनी गुफाएं? 642। कितने चित्रों का अंकन किया गया? 400।
उच्च पूरा पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। सबसे अधिक मध्य पाषाण काल के चित्र यहाँ से मिलते हैं। कुषाण और गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षरों में अभिलेख भी मिलता है। भीमबेटका से अंत्यदृष्टि के साक्ष्य भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। इसमें हमने जो पाषाण काल थे, क्या थे? पाषाण काल। पाषाण काल में हमने जाना पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा है? पाषाण काल के बारे में बात करें तो सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा था? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसकी क्लास हम प्रॉपर रूप से हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो है इनके स्थल से। किससे? इनके स्थल से, इनके औजार से। इनकी क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? किसने क्या बात कही है? कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कौन से जो इनके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा? कौन से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? राख के टीले के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कौन सा औजार है जो दोनों में मिला है, तीनों सभ्यताओं में मिले हैं? तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आज इस क्लास को हम विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।